स्टेप पर बीच बीच में जैसे जैसे 11 खत्म हो गया ना, फिर 11 का हम प्रैक्टिस करवाते रहेंगे पैरेलल, ठीक है, बीच में कोई एक दिन प्रैक्टिस, और 12 चलता रहेगा। और 12 थोड़ा छोटा है 11 से, ठीक है, और सिंपल इसलिए भी लगता है तुम लोगों को क्योंकि ऑलरेडी तुम बोर्ड का एग्जाम दिए हुए होते हो, ठीक है, और बोर्ड के एग्जाम में थोड़ा सा मेहनत कर लिए होते हो, तो 12th इजी लगता है हर बच्चे को, चाहे फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे जूलॉजी हो, चाहे बॉटनी हो। समझ रहे हो ना? तो करते हैं स्टार्ट। हाँ, अरे यार, यार अब एकदम साइलेंट हो जाओ तभी आएगा रिदम एकदम बढ़िया तरीके से। अब देखो तुम लोगों को टाइम मिल चुका है, गैप अच्छा खासा, अब इस गैप के अंदर तुमने जो एंजॉय करना था कर लिया। अब सारे के सारे इधर 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 इधर, अब इधर, हाँ इधर, अब इधर इधर इधर, हाँ अब इधर, ठीक है, हाँ पीछे बस, अरे बेटा तू उधर रहे, इधर, अब इधर है ना, फोकस इधर करो, ठीक है, तो हाँ जोर से बोल, स्पाइनल कोड सिलेबस में नहीं है, ठीक है, चलो सिलेबस का पूरा करा दिया मैंने, ठीक है, जितना मैंने करा दिया है उतना ही सिलेबस में है, अच्छे से करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। एनसीईआरटी सबके पास नई वाली है, ठीक है, एक बार एनसीईआरटी देख लेना, नहीं तो एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन सीरीज चली रही है, आज सर्क्यूलेटरी है, आ जाना भाई, ठीक है। क्या डीपीपी अब मिलेगी इस वीक के अंदर, ठीक है, क्योंकि जो बना रहा था, जो मैं अपनी पर्सनल वाली भेज रहा हूँ वो वाली ना, हाँ वो अब मिलेगी, ठीक है, उसकी तबीयत खराब हो गई थी बीच में, ठीक है, ठीक है, तो वो अब तुम्हें मिल जाएगी, डीबीबी टेंशन मत करना उसकी। हाँ बताओ, और कोई डाउट? कर दें स्टार्ट? एकदम अलर्ट हो ना, सबका ध्यान इधर ही है ना, तो चैप्टर बहुत समझने वाला है, ठीक है। और आज मैं पिट्यूटरी पहले करा रहा हूं, क्योंकि पिट्यूटरी सारी ग्लैंड को कंट्रोल भी करती है, और पिट्यूटरी में इनडायरेक्टली सारी ग्लैंड पढ़ भी लोगे आप, समझ रहे हो, हर ग्लैंड का छोटा छोटा पार्ट इसके अंदर आ जाएगा, तो समझने का है, ठीक है। भूलोगे क्या इस चैप्टर के अंदर? आप हार्मोन, हार्मोन के फंक्शन और डिसऑर्डर, तीन चीजें भूलता है बच्चा, ठीक है। इन तीन चीजों को लास्ट में मैं समराइज भी करा दूंगा, कंपाइल करा दूंगा, ठीक है। और उस दिन कंपाइल कराऊंगा, उस दिन इनडायरेक्टली मैं आपसे पूछूंगा, एक एक ग्लैंड का नाम लिखूंगा, बताओ उसके हार्मोन क्या होंगे, एक एक बच्चे से बताओ, इन हार्मोन के फंक्शन क्या होंगे, एक एक बच्चे से बताओ, इन हार्मोन के इम्बैलेंस यानी हाइपर या हाइपो की वजह से डिसऑर्डर्स कौन से होंगे, ये मैं आपसे लास्ट वाली क्लास में डिस्कस करूंगा। तो हर ग्लैंड के हार्मोन और हार्मोन के फंक्शन और उसके डिसऑर्डर को अच्छी तरीके से मेमोराइज रखना है, यही भूलने का पॉइंट, और कोई भूलने का पॉइंट है नहीं इसके अंदर। आज का टारगेट जो हम लेके चल रहे हैं, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस और पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस और पीनियल ग्लैंड, ये बेसिक टारगेट रहेंगे, ठीक है। पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस मेन है, पीनियल होता है तो अच्छी बात है, मैं एक टारगेट आगे लेके चलता हूं हमेशा, ठीक है, हो जाए बेटर है, नहीं तो कोई बात नहीं, दो तो हमारा टारगेट है। अगर मैं पिट्यूटरी की बात करता हूं, एनसीईआरटी की मैंने एक डेफिनेशन डाल दी है पहले कि हार्मोन होते क्या है, ठीक है, पिट्यूटरी से पहले कि हार्मोन क्या होते हैं और ग्लैंड किस टाइप की होती है, बेसिक ये एक डेफिनेशन डायरेक्टली हम जो क्वेश्चन बनते हैं ना असर्शन रीजन, उसमें मैं इसी लाइन को उठा के रख देता हूं अक्सर कर, और हार्मोन में थोड़ा चेंज करूंगा, ठीक है। हार्मोन में चेंज क्या कर दूंगा भाई, यहां मैंने चेंज कर दिया, केमिकल की जगह कुछ और कर दिया मैंने, ट्रेस की जगह कुछ और कर दिया मैंने, थोड़ा सा आप समझ रहे हो ना, ठीक है, ठीक है, हाँ ये चेंज करेंगे, सबसे पहले इंटरसेलुलर या इंट्रासेलुलर इसमें चेंज कर देंगे, और तुम गलती कर जाओगे, तो इसको डेफिनेशन को थोड़ा समझना है, समझ गए ना मेरी बात। अब चालू करते हैं, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि हार्मोन होते क्या है, पहला, ठीक है, ग्लैंड क्या होती हैं, एंडो और एक्सो में डिफरेंस क्या होता है, क्लियर है बिल्कुल। अब समझो, हमारी बॉडी में दो प्रकार के, टू टाइप्स के ग्लैंड देखने को मिलते हैं, एक होते हैं एक्सो, ये अपने बच्चे हैं क्या, हाँ, एक होते हैं एक्सोक्राइन और एक होते हैं एंडोक्राइन। एक्सो समझते हो, एक्सो मतलब बाहर, क्राइन माने रिलीज करना, क्राइन मतलब रिलीज, एक्सो मतलब बाहर, क्राइन मतलब रिलीज करना, ऐसे ग्लैंड जो बाहर जाकर के रिलीज करते हैं, ऐसे ग्लैंड जो बाहर जाकर रिलीज करते हैं उनको एक्सोक्राइन बोलते हैं। एंडो, एंडो माने अंदर, क्राइन मतलब रिलीज करना, ऐसे ग्लैंड जो अपने अंदर ही रिलीज करते हैं। अब अपने अंदर का मतलब क्या हो गया, अपने अंदर ब्लड के अंदर, आप समझ रहे हो,
अंदर ब्लड होगा, ब्लड में ही अपने सब्सटेंस को रिलीज करते हैं और ब्लड के थ्रू उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसको एंडोक्राइन बोलते हैं। आप समझना मेरी बात। तो ऑल हार्मोन रिलीजिंग ग्लैंड्स आर एंडोक्राइन इन नेचर, नो डाउट, सारे के सारे हार्मोन रिलीजिंग ग्लैंड एंडोक्राइन होते हैं। कहीं पर भी हार्मोन निकल रहा है मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड से निकल रहा है। पर एक्सोक्राइन बहुत सारी चीजें निकाल सकती हैं, एक्सोक्राइन एंजाइम भी निकालते हैं, समझ रहे हो, एक्सोक्राइन मिल्क भी निकालती हैं, एक्सोक्राइन सलाइवा भी निकाल रही हैं, एक्सोक्राइन म्यूकस भी निकाल रही हैं, समझ रहे हो। तो बस ध्यान रखना, हार्मोन को छोड़ दिया जाए तो रिमेनिंग ऑल आर एक्सोक्राइन। बट कुछ केस ऐसे देखने को मिलेंगे जहां पर एंडो और एक्सो दोनों ही चीज देखने को मिल रही है, जैसे पैनक्रियास। अब डाइजेशन तो पढ़ा ही नहीं है मैंने, पर इतना तो जानते हो पैनक्रियास से हार्मोन निकलते हैं लाइक इंसुलिन, ठीक है, ये सभी सुना है, ग्लूकागॉन, ठीक है, ये भी हार्मोन है, जानते हो ना, हार्मोन इज ए केमिकल मैसेंजर। पर पेनक्रियाज डाइजेस्टिव ग्लैंड भी तो है जो एंजाइम निकालती है। तो एक्चुअल में पेनक्रियाज, इसको हिंदी में अग्न्याशय बोलते हैं, ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? ऐसी गुनैट्स, ठीक है, अभी ह्यूमन रिप्रोडक्शन में डिटेल में पढ़ाऊंगा गुनैट्स, ठीक है, मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी, ठीक है। अब टेस्टिस ध्यान से देखो, भी हार्मोन तो निकालती है, मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन कहां से निकलता है? टेस्टिस से। और फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन कहां से निकलता है? ओवरी से। यानी एंडोक्राइन तो है, पर एंडोक्राइन के साथ साथ ये कहीं ना कहीं एक्सोक्राइन भी है। क्यों? क्योंकि सर टेस्टिस से एक डक्ट होती है, ठीक है, निकलती है, और डक्ट से क्या निकलता है? स्पर्म निकलते हैं, ठीक है, सीमन की फॉर्म में। क्लियर है बिल्कुल। ऐसे ही ओवरी में भी एक डक्ट कनेक्ट होती है, फैलोपियन ट्यूब, डक्ट सिस्टम जुड़ा होता है उससे, ठीक है, जो क्या रिलीज कर रही है? ओवा। तो वहां ओवा रिलीज हो रहा है, मेल के केस में स्पर्म रिलीज हो रहे हैं, मतलब एक्सोक्राइन पार्ट भी है और एंडोक्राइन पार्ट भी है। तो इनको बोलते हैं हेटेरोक्राइन, हेटेरो मतलब बोथ, जो एक्सो और एंडो दोनों है वो हेटेरोक्राइन है, ठीक है। ये ग्लैंड का नेचर है। मोस्टली हमारे बॉडी में जो ग्लैंड होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड हैं, ऑर्गेनाइज समझते हो, बने ही इसी चीज के लिए हैं। ऑर्गेनाइजेशन उनका जो हुआ है हार्मोन बनाने के लिए हुआ है। जैसे पेनक्रियास मैंने नाम लिया आपके लिए, ठीक है, जैसे मैंने एड्रिनल ग्लैंड नाम लिया, जैसे पिट्यूटरी नाम लिया, समझ, जैसे पीनियल ग्लैंड नाम लिया, ये सब क्या है? ऑर्गेनाइज्ड। पर एक टर्म आ जाए, अनऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड कौन से होते हैं? अनऑर्गेनाइज्ड। अभी ग्लैंड पूछ रहे, अनऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड, भाई एंडोक्राइन पूछ रहा है मतलब हार्मोन की बात कर रहा है, अनऑर्गेनाइज्ड पूछ रहा है मतलब वो बना नहीं है ग्लैंड के लिए, पर ग्लैंड की तरह बिहेव कर रहा है। जैसे अभी मैंने एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ाया आपको, एक्सक्रीटरी सिस्टम में बताया मैंने, हार्ट की वॉल से, ठीक है, एएनएफ निकलता है, याद आया, किडनी से, ठीक है, इरेथ्रोपोइटिन निकलता है, याद आया, समझ रहे हो, यानी ये बने तो किसी और के लिए हैं, पर इनके कुछ सेल, समझ रहे हो, हार्मोन जैसे कुछ सब्सटेंस निकालने में सक्षम है। जैसे गट की बात करूंगा, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया तो है नहीं मैंने, स्टमक का काम क्या है? डाइजेशन। पर स्टमक के कुछ सेल होते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करते हैं और हार्मोन रिलीज कर लेते हैं, जैसे गैस्ट्रिन हार्मोन, जो स्टमक के सीक्रेशन को कंट्रोल करता है। भाई है तो हार्मोन, निकल स्टमक से रहा है, ठीक है, और स्टमक एक तरीके से एक ऑर्गन है, हाँ बता जा, जो एक ऑर्गन है जो किसके डाइजेशन में हेल्प करता है? भाई फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। समझ पा रहे हो ना मेरी बात? तो इसको बोलेंगे अनऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड है, बनी नहीं है इसके लिए, पर वो हार्मोन रिलीज कर लेती है। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? तो ऐसे अनऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड भी होते हैं जिनको मैं डिस्कस कराने वाला हूं, यहां से नीट में लेटेस्ट क्वेश्चन बनेगा, ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज, ठीक है, हार्मोन की डेफिनेशन में इंट्रासेलुलर इंटरसेलुलर, ठीक है, ये कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे आपको, ठीक है, ग्लैंड के अंदर एक्सो और एंडो, या एग्जांपल, ये बेसिक आउटर चीजें हैं जो एनसीईआरटी के पहले पैरा में दी होती हैं, जहां से क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर है? पक्का? अच्छा हाँ बेटा बता, वो समझाऊंगा ना, उस पर आ रहा हूँ, ये कंफ्यूजन वाले पॉइंट मैंने बता दिया कि अब इनको फोकस करना है, जो समझाऊंगा मैं तब, ठीक है, करना है स्टार्ट, चलो। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करूंगा मैं, जो एनसीईआरटी में दे रखी है। अगर डेफिनेशन की बात करता हूं, द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ हार्मोन एज है, हार्मोन होते क्या है, ठीक है, एज अ केमिकल, ठीक है, क्या है एक तरीके से प्रोसीड्यू, नहीं सॉरी सॉरी, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ हार्मोन एज द केमिकल प्रोसीड्यू बाय एंडोक्राइन ग्लैंड, हाँ ये अंडरलाइन कर लो, एक तो एंडोक्राइन ग्लैंड, एंड रिलीज इनटू ब्लड, ठीक है, द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ हार्मोन एज द केमिकल प्रोसीड्यू बाय एंडोक्राइन ग्लैंड एंड रिलीज्ड इनटू द ब्लड, ठीक है, ये कुछ होता है कि लाइन छूट रही है इसके अंदर, यही दे रखा है क्या? अच्छा केमिकल प्रोड्यूस बाय, अच्छा पूरा ही है यहां तक, ठीक है, केमिकल अलग कर दो, प्रोड्यूस बाय एंडोक्राइन ग्लैंड, हाँ
एंड रिलीज इनटू ब्लड। अब पूरा सेंटेंस बना, ठीक है, आधा सेंटेंस पढ़ रहा है, ठीक है। तो सीधी सी बात है भाई, एंडोक्राइन ग्लैंड होते क्या है, ठीक है, केमिकल प्रोड्यूस बाय एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, जो कहां रिलीज किए जाते हैं, ब्लड में रिलीज किए जाते हैं, तभी तुमको एंडोक्राइन बोल रहे हैं। अब सबसे पहले बात है कि एंडोक्राइन होते क्या है, एंडोक्राइन होते क्या है, जैसे मान लो ये कोई ग्लैंड है, इसके अंदर क्या होंगे, यहां पर ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, तीन ही दिखा देते हैं। ये कोई ब्लड वेसल्स है, मान लो कोई ब्लड वेसल्स है, ठीक है। और ब्लड वेसल्स की अगर बात करूं, ठीक है, ये कुछ सेल्स हैं, मान लो सब सेल्स ही हैं डिफरेंट टाइप के। ये सारे सेल अपने जो भी सिक्रेशन होगा, कहां पर सिक्रेट करेंगे सिक्रेशन को, ब्लड के अंदर। इनके पास कोई डक्ट नहीं होती, ठीक है, डक्ट नहीं है, डक्ट लेस ग्लैंड होते हैं। ये अपने सीक्रेशन को कहां पर रिलीज करने वाले हैं, ब्लड के अंदर। कहां पर, ब्लड के अंदर, ब्लड में। अब क्या होगा, समझने की कोशिश करना, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड इज अ केमिकल मैसेंजर। समझने की कोशिश करना थोड़ा सा। मान लो ये क्या है, ब्लड वेसल्स किसी सेल्स के अराउंड, मान लो, ठीक है। और इन ब्लड वेसल्स के ऊपर क्या लगे होंगे, रिसेप्टर्स, मान लो क्या लगे, रिसेप्टर्स। अरे यार सॉरी, ठीक है, ये कोई रिसेप्टर्स लगे हुए हैं। जैसे मैं एग्जांपल इंसुलिन का ही ले लेता हूं, इससे थोड़ा एक दो फायदे हो जाएंगे, वो भी क्लियर हो जाएगा, ये भी क्लियर हो जाएगा। नो, और ये सेल मान लो, सेल मान लो हिपैटोसाइट बोल सकते हो, हिपैटोसाइट, हिपैटो, हिपैटोसाइट समझते हो, हिपार मतलब लिवर, लिवर की सेल है, ठीक है। और यहां से भाई मान लो ये कौन सी सेल है, बीटा सेल है, मान लो बीटा सेल। बीटा सेल्स कहां होती है, पेनक्रियास के अंदर। समझ गए ना मेरी बात। और कौन सा हार्मोन रिलीज कर रही है यहां पर, कौन सा हार्मोन रिलीज किया जा रहा है, ये इंसुलिन। भाई बीटा सेल तो इंसुलिन रिलीज करते हैं ना, ये क्या रिलीज कर रहे हैं, इंसुलिन, इंसुलिन, ठीक है। ये कौन सी ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, क्या है ये, एंडोक्राइन ग्लैंड। डक्ट लेस होती है, ध्यान, डक्ट नहीं होते, डक्ट लेस। अब इंसुलिन तो रिलीज कर दिया कहां पर, ब्लड के अंदर। ये क्या है, ब्लड, ब्लड में जब इंसुलिन रिलीज करेंगे तो इंसुलिन ब्लड से होता हुआ सीधा पूरी बॉडी में चला जाएगा। भाई ये ब्लड सिस्टम तो पूरी बॉडी में लगा हुआ है ना, तो यहां से होता हुआ ये इंसुलिन सीधा, भाई यहां से होता हुआ, यहां से होता हुआ सीधा कहां चला गया, ब्लड के अंदर। समझना, यहां पहुंच गया, पूरी बॉडी में चला गया। हिपैटोसाइट्स हो या यहां पर हो सकता है स्केलेटल मसल्स हो, क्योंकि इंसुलिन के रिसेप्टर दो ही जगह होते हैं, हिपैटोसाइट्स के पास या स्केलेटल मसल्स के पास। जानते हो ना वाली मेरी बात, हाँ या ना। मैंने अरे क्यों नहीं, कौन बोला नहीं, गर्दन किस किस की उठी ऐसे, अभी लोकोमोशन कराया था। मैंने क्या बोला था, आपके मसल्स बॉडी वेट का कितना परसेंट होने चाहिए। फिर मैंने ये बोला था अगर इतने नहीं है तो कौन सी डायबिटीज हो जाएगी, टाइप 1 या टाइप 2। क्यों हो जाएगी टाइप 2, क्योंकि मसल्स के ऊपर ही क्या होते हैं, इंसुलिन के रिसेप्टर। अगर मसल्स कम है तो इंसुलिन के रिसेप्टर कम हो जाएंगे, कम हो जाएंगे तो इंसुलिन तो है पर वो इंसुलिन बाइंड ही नहीं कर रहा। जब इंसुलिन बाइंड ही नहीं कर रहा तो क्या ब्लड का ग्लूकोज सेल्स के अंदर जाएगा। जब ब्लड का ग्लूकोज सेल्स के अंदर नहीं जाएगा तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा, सिंपल सी बात है, और टाइप 2 डायबिटीज हो जाएगी। यानी इंसुलिन कर क्या रहा है, ये सब क्या है, इंसुलिन, इंसुलिन कर क्या रहा है, इंसुलिन कर क्या रहा है, अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है और इन सेल्स को परमिएबल बनाता है, इन सेल्स को परमिएबल बनाता है, किसके लिए, ग्लूकोज के लिए। समझना, परमिएबल कैसे बनेगा, भाई सिग्नल बाइंड किया, सिग्नल कहां गया, अंदर डीएनए के पास,
डीएनए एक प्रोटीन बनाएगा, नहीं आया क्या? एमआरएनए प्रोटीन से पूरा प्रोटीन बनेगी। कौन सी प्रोटीन बनेगी? GLUT, 4 प्रोटीन, बायोमोलिक्यूल में पढ़ाने वाला हूं उसको। ये प्रोटीन बन गई। अब प्रोटीन के बनते ही अब यही सेल ग्लूकोज के लिए क्या हो जाएगी? परमिएबल। जो ग्लूकोज ब्लड में था वो कहां आना चालू हो गया? सेल्स के अंदर। किस सेल्स के अंदर आना चालू हो गया? ग्लूकोज कहां आना चालू हो गया? आप बोलोगे हेपेटोसाइट्स के अंदर, ठीक है, या स्केलेटल मसल्स के अंदर। दो ही जगह तो हो। अरे नहीं समझ में आया? तो हार्मोन तो एक तरीके से मैसेंजर का काम कर रहे हैं, सिग्नलिंग का काम कर रहे हैं, समझ रहे हो? हार्मोन इज अ केमिकल मैसेंजर, सिग्नलिंग का काम करते हैं, मैसेंजर का काम करते हैं। बस वही मैसेज को पहुंचा दिया, जहां जहां रिसेप्टर्स लगे हुए, मैसेज कैसे पहुंचाएंगे? रिसेप्टर्स की हेल्प से। रिसेप्टर जहां होंगे वहां बाइंड कर जाएंगे, बाइंड कर जाएंगे तो उन सेल के पास वो भी इंफॉर्मेशन होगी, वो डिकोड हो जाएगी, और डिकोड होते ही वो काम करना चालू कर देंगे। समझ रहे हो? तो इंसुलिन का मैंने एक एग्जांपल लिया है, ऐसे ही मैं ढेर सारे एग्जांपल बताने वाला हूं अब अगले इसके अंदर, पूरे चैप्टर के अंदर, इसी चैप्टर के अंदर। समझ में आया नहीं आया? तो एंडोक्राइन ग्लैंड डक्ट लेस होती हैं, अपने सिक्रेटरी सब्सटेंस को कहां रिलीज करती हैं? ब्लड के अंदर रिलीज करती हैं, ब्लड के थ्रू ये ट्रेवल करते हैं। इंसुलिन का मैंने एग्जांपल लिया है। इंसुलिन सेल्स की मेम्ब्रेन को, लाइक हेपेटोसाइट या स्केटर सेल्स की मेम्ब्रेन को परमिएबल बनाती है, किसके लिए? ग्लूकोज के लिए। फिर सेल के अंदर ग्लूकोज आता है, वो सेल की अपनी प्रॉपर्टी है, जरूरत होगी तो वो ग्लूकोज को यूटिलाइज करेगी, जरूरत नहीं होगी तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर लेगी। हाँ, ग्लाइकोजन भी भरपूर बन चुका है तो उसको फैट की फॉर्म में कन्वर्ट करके तो फैट की फॉर्म में स्टोर कर लेगी। तभी तो कहते हैं अगर आप स्ट्रेस में हो तो स्ट्रेस हार्मोन निकलता है, कौन सा? कॉर्टिसोल। बहुत बढ़िया। और कॉर्टिसोल एडिपोजेनेसिस को इंड्यूस करता है, समझ रहे हो? हाँ, एडिपोजेनेसिस को इंड्यूस करता है, और मोटापा इस वजह से भी लोगों को हो जाता है, क्योंकि स्ट्रेस का मतलब है बॉडी अनफेवरेबल कंडीशन में है। अनफेवरेबल कंडीशन में बॉडी को क्या करना है? एनर्जी को स्टोर करना है, बचाना है। तो कॉर्टिसोल का निकलना चालू हो जाएगा, उस इमरजेंसी के अंदर वो क्या करेगा? फैट को फैट की फॉर्म में स्टोर करेगा, और आपका बीएमआर स्लो हो जाएगा, आप कम खाओगे फिर भी मोटे होगे। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? स्ट्रेस, स्ट्रेस मत लिया करो, ठीक है, रिलैक्स रहो एकदम। नहीं आया क्या? आया नहीं आई? हाँ, तो ये कंसेप्ट समझ में आया? एंडोक्राइन ग्लैंड क्यों बोल रहे हैं, क्यों एंडोक्राइन है, क्यों अंदर रिलीज करती हैं, अंदर रिलीज होने से फायदा क्या है, कैसे रिसेप्टर से बाइंड करती हैं, बेसिक क्लियर हो गया। पर अगर मैं यहाँ एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करता हूं, मान लो, ठीक है, कोई एक्सोक्राइन ग्लैंड है, दिखा देते हैं। ये ग्लैंड कैसी है? एक्सोक्राइन। ये ब्लड नहीं है, ये कोई डक्ट है, समझना। ये डक्ट है, डक्ट की हेल्प से अपने सब्सटेंस को डायरेक्ट टारगेट पर रिलीज करेगी। कोई भी मतलब कोई फूड भी हो सकता है, डाइजेस्टिव फूड, कोई मतलब डाइजेशन के लिए फूड पड़ा हुआ है, कुछ भी पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर सेल्स हैं, सारी की सारी ये सेल्स हैं। ऐसे ग्लैंड जो अपने सीक्रेटरी सब्सटेंस को डायरेक्टली कहां करती हैं? डक्ट में रिलीज करती हैं, ठीक है। ये क्या है? डक्ट। जहां डक्ट होती है, और एक्सो, एक्सो माने बाहर, एक्सो माने बाहर, अपने सीक्रेटरी सब्सटेंस को डक्ट में डाल रही हैं, और डक्ट की हेल्प से डायरेक्ट, जैसे फूड का डाइजेशन होना है, ठीक है, डायरेक्ट टारगेट फूड के ऊपर गिर रहा है, इसकी वजह से फूड का क्या हो रहा है? डाइजेशन, डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड। तो ये क्या एक तरीके से आप बोलोगे एक्सोक्राइन है। एक्सो माने बाहर, क्राइन मतलब रिलीज होना। आप समझ पा रहे हो नहीं मेरी बात या नहीं? एक्सोक्राइन एंडोक्राइन में मतलब समझ में आ गया, जिनमें डक्ट प्रेजेंट होती है, यहां डक्ट नहीं होती, ब्लड वेसल्स होते हैं, जो अपने सब्सटेंस को डायरेक्ट टारगेट पर रिलीज कर रही है, और उसका जो भी एक्शन हो रहा है वो हो रहा है, ये डायरेक्ट टारगेट पर रिलीज नहीं करती, ब्लड में रिलीज करती है। ब्लड की हेल्प से पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, रिसेप्टर से बाइंड होता है, तब वो मैसेंजर का तरह काम करता है। तो डिफरेंस समझ में आया? एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन में अंतर क्या है? और जिनके पास दोनों ही प्रॉपर्टी है उनको क्या बोल दोगे आप? मिक्स्ड ग्लैंड है। भैया एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है, मतलब दोनों प्रॉपर्टी रखती हैं। दो ही एग्जांपल याद रखने, गोनैड्स, और एक मैंने क्या बताया था अभी? पैनक्रियास। पैनक्रियास का मैंने एग्जांपल यहां भी दे दिया आपको। तो बेसिक समझ में आया? कोई डाउट? पहली लाइन समझ में आई? पहली लाइन जो बताई है मैंने अभी, एक्सो माने बाहर, क्राइन मतलब रिलीज करना, जो अपने सिक्रेटरी सब्सटेंस को डायरेक्ट टारगेट के ऊपर बाहर जाके डक्ट की हेल्प से रिलीज कर रही है, वो एक्सोक्राइन है। खुद का डक्ट होगा भाई, पेनक्रियास के पास अपना डक्ट होता है नहीं होता? पैनक्रेटिक डक्ट होता है ना, लिवर के पास अपना डक्ट होता है नहीं होता? सलाइवरी ग्लैंड के पास अपना डक्ट होता है नहीं होता? डाइजेस्टिव ग्लैंड के पास अपना डक्ट होता है नहीं होता? सब एक्सोक्राइन ग्लैंड है, एक्सेप्ट म्यूकस को रिलीज करने वाले ग्लैंड,
ठीक है, उनके पास डक्ट नहीं होता, गोबलेट सेल। अब तुमने डाइजेशन पढ़ा नहीं है, डाइजेशन में पढ़ाता हूं उसको मैं। ठीक है, गोबलेट सेल उनके पास डक्ट नहीं होता, पर अपने सब्सटेंस को डायरेक्ट टारगेट पर रिलीज करते हैं, डायरेक्ट टारगेट पर रिलीज करते हैं, ये प्रॉपर्टी है। सो इट इज इंक्लूडेड इन एक्सोक्राइन। कोई डाउट? पक्का? इसको लिख रहे हो क्या? तो सोच क्यों रहे हो भाई? लिख रहे हो क्या? हाँ, पर अभी बैठे हैं, आप जब आदेश करोगे तब लिखेंगे। हाँ है? जोर से बोला करो। हाँ कर गया। ये तो मैकेनिज्म, इसकी मत जाओ, मैं बताऊंगा, ये तो लास्ट में कराऊंगा। ये अरे ऑल, ये तो तुम सेल पढ़ चुके हो, जितनी भी मेम्ब्रेन होती हैं ऑल आर सेलेक्टिवली परमेबल भाई। ये तो पहली लाइन सिखाई जाती है। यहाँ कुछ बच्चा पूछ रहा था। GLUT, अभी तुम वहां चले गए, अभी तो कराऊंगा, बायोमोलिक्यूल में कराऊंगा। इतना समझो, GLUT 4 प्रोटीन होती है, ठीक है, जो कब बनती है? जब इंसुलिन की बाइंडिंग होती है तब ये बनती है। करती क्या है? ये हेपेटोसाइट और स्केलेटल मसल्स को ग्लूकोज के लिए परमिएबल बनाएगी, बस। जो बाहर है उसको अंदर बुला लेगी, मेम्ब्रेन में जुड़ करके मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को बढ़ा देगी, बस। और तुम क्या पूछना चाह रहे थे इसके अलावा? हाँ तो वही तो कर रहा है, तभी तो ग्लूकोज अंदर आएगा, रुकेगा कैसे? मेम्ब्रेन लिपिड नेचर की होती है, और लिपिड से कोई भी वाटर सोल्युबल चीज क्रॉस ही नहीं कर सकती। लिपिड नेचर होना चाहिए, और जैसे वाटर सोल्युबल है ग्लूकोज तो, ठीक है, एंट्री को बढ़ा, परमेबिलिटी बढ़ा रहा है उसकी, ठीक है। तू ये लिख, गोबलेट सेल अभी नहीं बता रहा हूँ, वो तो अलग है। अभी मैं वो पढ़ाऊंगा, क्या नाम है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, उसमें टिश्यू में गोबलेट सेल दिखाऊंगा मैं, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में। हाँ, अच्छा, ये खत्म हो जाने के बाद दो ऑप्शन है, मैं एनिमल टिश्यू मतलब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पहले कराऊं या एनिमल किंगडम पहले कराऊं? प्लानर में क्या दिया है पहले? प्लानर नहीं है, मैं देख लेता हूं, इनमें से कोई एक चीज चालू करूंगा, ठीक है। पर देखो, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में कॉकरोच में 2 लेक्चर, टिश्यू में 2 लेक्चर, फ्रॉग में 1 लेक्चर, 1 वीक में हो जाएगा। पर एनिमल टिश्यू नहीं नहीं, 2 वीक तो नहीं कराऊंगा मैं, 6 क्लास मैक्स। एनिमल, अरे एक तो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में 3 टॉपिक हो गए ना अब, ठीक है। एनसीईआरटी देखोगे तो उसमें एक ही टॉपिक है, फ्रॉग। पर एनएमसी की पीडीएफ के अंदर जो सिलेबस दे रखा था अब तक, अभी तो हम जो दिया है वही फॉलो करेंगे ना, अब नया तो देंगे, बाद में देंगे वो, ठीक है, और उनका इंतजार थोड़ी ना करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन भी आ गए नीट के अंदर टिश्यू से, तो टिश्यू और कॉकरोच, कॉकरोच से क्वेश्चन आता है, तो कॉकरोच करना है, टिश्यू करना है, फ्रॉग इस बार नहीं आया, पर सिलेबस में दे रखा था, पर इस बार हो सकता है 2-3 क्वेश्चन आ जाए। क्या? ठीक है, तो मैं अपने हिसाब से करा दूंगा, मैं कोरिलेट करूंगा कैसे कोरिलेट हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद बायोमोलिक्यूल, और बायोमोलिक्यूल मैं बायोमोलिक्यूल में 2 हफ्ते लूंगा, ठीक है, 5 और 5 10 क्लासें लूंगा, 11 क्लासें हैं, 10 क्लासें में करा दूंगा बहुत अच्छे से। पर बायोमोलिक्यूल में ऐसा कराना चाह रहा हूं, फिर तुम दोबारा नहीं पढ़ो। हाँ, समझ रहे हो ना? तुम क्या भटकते हो? क्या नहीं आया, अब तुम कहीं और भटकोगे, फिर कहीं और भटकोगे, फिर ऑनलाइन में यूट्यूब पर जाओगे, वो भटकना मतलब आत्मा की तरह भटकना नहीं है, एकदम स्थिर रिलैक्स, ठीक है। क्या क्या बेटा? इनर, इनर वेट लाइन देखा, वो एक खाली इनर वेट से नहीं, तो कुछ सेंटेंस होगा, कोरिलेट करना होगा उसको। मेरी आंखों को क्या हो गया? एज द नर्व फाइबर टू नॉट इनरवेट, इनरवेट का मतलब है उसमें एंटर कर जाना, ऑल सेल ऑफ द बॉडी, सारी सेल के अंदर एंटर नहीं करते, मतलब। हाँ, क्लासिकल, अब वहां आऊंगा, पहले एक चीज तो समझो, तुम आगे क्यों भाग रहे हो भाई? अभी तो सिर्फ एक लाइन करा रहा हूँ, ये लाइन कराई अभी तो मैंने, ये समझ में आई नहीं आई पहली लाइन है? क्लासिकल कहां दे रखा क्लासिकल? अच्छा द क्ला अच्छा, अरे क्लासिकल डेफिनेशन,
दो टाइप की डेफिनेशन होती है, क्लासिकल यानी ओल्ड टाइप की, पुरानी वाली, ठीक है, एक लेटेस्ट मॉडर्न डेफिनेशन, समझ रहे हो, मॉडर्न तो बताने वाला हूं अभी मैं। तो मॉडर्न तो होगी ना, पर दोनों चीजें होती हैं। जैसे आज की डेट में तुम क्या अपनी एंशिएंट पद्धति को भूल चुके हो, आयुर्वेदा को क्या? हाँ, देखोगे ना, पहले हम ऐसे थे, उसके साइड इफेक्ट ये थे और नहीं थे। आज हम ये भी कर रहे हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी ये है, पर इनके साइड इफेक्ट भी साथ में है। तो मॉडर्न भी तो दोनों चीज ली हमने, क्लासिकल भी दे दिया आपको, मॉडर्न भी करा रहे हैं, एनसीईआरटी ने दोनों दे रखी है। अब लेटेस्ट करंट डेफिनेशन है जिसको मॉडर्न डेफिनेशन बोलते हो, आज की डेट में क्या बोलेंगे भाई? हॉर्मोन्स को कहा जाता है ये एक तरीके से लिपिड, प्रोटीन, समझ रहे हो, कार्बोहाइड्रेट, समझना मेरी बात, अमाइनो एसिड, पॉलीपेप्टाइड इस नेचर के होते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट खाने की चीजें हैं, आप समझना मेरी बात। ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं कराती, इट इज अ केमिकल मैसेंजर। तो एनसीईआरटी क्लासिकल डेफिनेशन क्या कहती है? ठीक है, हार्मोन आर नॉन न्यूट्रिएंट, ये कोई न्यूट्रिएंट नहीं है। अगर मैं बोल रहा हूं ये अमाइनो एसिड नेचर का हार्मोन है, ये प्रोटीन नेचर का हार्मोन है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये न्यूट्रिएंट है, आप समझ रहे हो। नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स है विच एक्ट एज इंटरसेलुलर, इंटर दो सेल के बीच में, इंटरसेलुलर मैसेंजर, दो सेल के बीच में सिग्नलिंग का काम करते हैं। इंटर कहां गया, हाँ, इंटरसेलुलर मैसेंजर एंड आर प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट। हार्मोन बहुत ज्यादा अमाउंट में बनते हैं, भर भर के बनते हैं, समझ रहे हो ना मेरी बात। पर हार्मोन कह रहा हूं एंजाइम, जबकि हार्मोन की बात की जाए ट्रेस अमाउंट में बनते हैं, क्योंकि वो केमिकल मैसेंजर का ही तो काम करते हैं, कोई एंजाइम की तरह वेब तो नहीं कर रहे जो कैटलिस्ट की तरह काम करें, एक्टिवेशन एनर्जी कम करें और सीधे सीधे सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें। वो काम किसका है? एंजाइम का। तो एंजाइम की क्वांटिटी क्या चाहिए? ज्यादा, समझ रहे हो, तभी तो एंजाइम लीटर्स में बन जाते हैं बॉडी के अंदर, समझ रहे हो। पर हार्मोन ट्रेस अमाउंट बनते हैं, क्योंकि इट इज अ केमिकल मैसेंजर, इंटरसेलुलर मैसेंजर, समझ रहे हो। इंटर का मतलब है दो सेल के बीच में, इंटर कॉलेज याद रखोगे, इंटर कॉलेज, इंटर इंट्रा कॉलेज कहीं सुने हैं आपने? इंटर कॉलेज तो सुने हैं ना। इंटर का मतलब है दो चीजों के बीच में, समझ रहे हो, दो सेल के बीच में। हाँ हाँ हाँ, तो तभी तो तेरे से बच्चों को समझाने के लिए तो उन्होंने लिखा, कहीं बच्चा ये नहीं समझ जाए खाने की चीज है, खाने की चीज नहीं है। इसका भाई बॉडी किससे मिलके बनी है? प्रोटीन से तो मिलके बनी है। या प्रोटीन जो भी बन रही है वो न्यूट्रिएंट की तरह काम कर रही है? तो नॉन न्यूट्रिएंट चीजें भी तो होती है बॉडी के अंदर, जो केमिकल की तरह बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि वो सिग्नलिंग का काम कर रहे हैं, समझ रहे हो। हाँ, बंद जरूरत होगी तो होंगे, जरूरत नहीं होगी तो नहीं होंगे। अब इंसुलिन का निकलना बंद हो जाए तो डायबिटीज मेलाइटस हो जाएगा, डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं निकलेंगे तो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। डिसऑर्डर तुम डॉक्टर काहे बन रहे हो भाई? उन्हीं लोगों के लिए तो बन रहे हो जिनके अंदर एंजाइम निकलने या सिक्रेशन होने बंद हो जाएंगे, करवाओगे आप। कौन करेगा? उसके लिए हॉर्मोन्स का इंडक्शन चाहिए आपको। गैस्ट्रिक हार्मोन नहीं निकल रहा तो क्या होगा? गैस्ट्रिक जूस नहीं निकलेगा, गैस्ट्रिक जूस नहीं निकलेगा तो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? हाँ, यस। अरे टाइप 2 तब होगा, समझ रहे हो, जब GLUT4 प्रोटीन को बनाने वाले जीन में डिफेक्ट हो। अब तू बोल रहा है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का मतलब है डिस्ट्रॉफिन जीन के अंदर म्यूटेशन हुआ है। जीन तो स्पेसिफिक होते हैं भाई। अब थोड़ा तूने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कर दिया, बॉडी के सारे रिसेप्टर खराब हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर, सॉरी, सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रोफिन प्रोटीन को बनाने वाले जीन तो खराब हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। और ये अलग चीज है, रिसेप्टर तो हर हार्मोन के अलग होते हैं ना, आई या नहीं आई, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। कोई डाउट? अब आगे बढ़ रहा हूं। क्या? अब तू पिट जाएगी, ठीक है, इधर आ जाओ, ठीक है, यहां तक कोई डाउट? आगे बढ़ जाए। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो ये डेफिनेशन ध्यान रखनी है, फिर से बोल रहा हूं, मैं तीन बातें पूछूंगा। न्यूट्रिएंट होते हैं, नॉन न्यूट्रिएंट, ठीक है, इंटरसेलुलर होते हैं, इंट्रासेलुलर। अब इंटर कॉलेज हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है, दो सेल्स के बीच में, इंट्रा का मतलब है विद इन सेल, ठीक है। मैसेंजर क्या है? क्या इंटरसेलुलर मैसेंजर, ठीक है। भाई किसे कितने अमाउंट में बनते हैं? प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट। बस तीन चीजें याद रखोगे या नहीं रखोगे?
और 3 नॉन न्यूट्रिएंट है, इंटरसेलुलर मैसेंजर है, ट्रेस अमाउंट बनते हैं। बस ये डेफिनेशन है लेटेस्ट। कोई डाउट? क्लियर है ना बिल्कुल? अरे हाँ या ना? हाँ चलो अब आगे बढ़ रहे हैं। ये एनसीईआरटी का एक डायग्राम दे रखा है, एक क्वेश्चन डायग्राम से बन जाता है। अब देखो तुम ये पहचान लोगे, मैं तुम्हें बता दूं क्या क्या पहचान लोगे। तुम ये पहचान लोगे सर ये तो थायराइड है। सर हम जानते हैं, अगर ये बिल्कुल भाई एग्जाम में डायग्राम रंग बिरंगे नहीं आते, ब्लैक एंड व्हाइट गंदा सा डायग्राम आएगा, आपको पता नहीं चलेगा क्या है। समझना मेरी बात, तो उसमें समझना होगा भाई ये क्या है, ये क्या होगी, थाइमस। अब ये धुंधला भी हो तो समझ जाओगे, ठीक है। ये दिख रहा है पेनक्रियाज है, ये दिख रहा है किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड लगी हुई है, समझ जाओगे। ये टेस्टिस समझ जाओगे, ओवरी समझ जाओगे, ठीक है। अब यहां थोड़ा कंफ्यूजन होगा, अब समझना। हमेशा मैं हाइपोथैलेमस के साथ पिट्यूटरी बनाता हूं या नहीं बनाता? यानी अगर दो चीजें एक साथ हैं, ऊपर वाला क्या होगा, हाइपोथैलेमस, तो नीचे वाला क्या होगा, और जो एक अलग बना रखा है वो पीनियल ग्लैंड होगी। अब कंफ्यूजन मुझे नहीं लगता आपको होगा, यस या नो? हमेशा हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी होगी, क्योंकि इतना साफ नीट के एग्जाम में छोटा सा डायग्राम होगा, गंदा सा होगा, ब्लैक एंड व्हाइट होगा, बस एरो होंगे, एबीसीडी दिख रहा होगा। तो तुम्हें इतना आइडेंटिफाई करना है, दो चीजें साथ साथ हमेशा हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी आएगी, ऊपर हाइपोथैलेमस होगा तो नीचे पिट्यूटरी, और दूसरी साइड में पीनियल ग्लैंड। बस यही कंफ्यूजन का, यहीं से क्वेश्चन पूछते हैं वो, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड टर्म यूज किया था, याद हो आपको मैंने अभी। तो ऑर्गेनाइज्ड में क्या क्या पढ़ने वाले हो? ऑर्गेनाइज्ड में आप पिट्यूटरी पढ़ने वाले हो, पीनियल पढ़ने वाले हो, थायराइड पढ़ने वाले हो, एड्रिनल पढ़ने वाले हो, पेनक्रियास पढ़ने वाले हो, पैराथायराइड पढ़ने वाले हो, थाइमस बहुत इंपॉर्टेंट है, गोनैड्स थोड़ा यहां पढ़ोगे, और डिटेल्ड में ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ोगे, समझ रहे हो, ठीक है। ये सभी क्या है, ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन बॉडीज या ग्लैंड। कोई डाउट? ये सब क्या है, ऑर्गेनाइज्ड। क्वेश्चन हमेशा ऑर्गेनाइज करके पूछेगा, और तुम कहोगे सर ये समझ ही नहीं आया, ऑर्गेनाइज्ड पूरा पढ़ चुके हैं हम, पर हमें ये नहीं पता ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड क्या होता है। समझ में आया नहीं आया? अरे हाँ ना तो बोल दिया करो भाई। इन एडिशन टू दी सम अदर ऑर्गन अनऑर्गेनाइज्ड में आ गए, हम ऑर्गन की बात कर रहे हैं, अदर ऑर्गन की बात कर रहे हैं जो अनऑर्गेनाइज्ड है, कोई ग्लैंड नहीं है। जैसे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट किसके लिए बना होता है, खाने के डाइजेशन के लिए, पर इससे भी तो एंडोक्राइन हार्मोन निकलते हैं बहुत सारे, हाँ है ना। अब लिवर की बात करूं, लिवर एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, जो एक तरीके से ऑर्गन है, समझ रहे हो, पर ये ग्लैंड की तरह भी बिहेव करता है, समझ रहे हो ना मेरी बात। किडनी एक ऑर्गन है, किडनी एक ऑर्गन है जो ब्लड का फिल्ट्रेशन कर रहा है, पर एक ग्लैंड की तरह भी बिहेव करता है। 3 हार्मोन तो मैंने वहां लिखाई दिए थे, याद हो, ठीक है, एरिथ्रोपोइटिन और ये सब, ठीक है। हार्ट एक ऑर्गन है जो ब्लड को पंप करता है, पर एएनएफ मैंने लिखाया था आपको, एएनएफ याद आ गया होगा, ठीक है, ठीक है। ऑल्सो प्रोड्यूस हार्मोन, ऑल्सो प्रोड्यूस हार्मोन, ठीक है। इन ऑर्गन को क्या बोलेंगे, अनऑर्गेनाइज्ड। लिवर, लिवर का क्यों याद करना है, क्या चीज भाई, लिवर डाइजेशन में हेल्प कर रहा है ना, बाइल एंजाइम नहीं है, लिवर से कोई एंजाइम नहीं निकलता, पर वो डाइजेशन में हेल्प करता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव तो कर ही रहा है ना, पर एंजाइम कोई नहीं निकलता उससे, कोई एंजाइम नहीं होता लिवर के अंदर, सिर्फ बाइल होता है, वो जगह एंजाइम नहीं है, एमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है। और लिवर में हार्मोन तो मैंने लिखा है ना वहां पर, बहुत सारे हार्मोन, सोमैटोस्टैटिन, सोमैटो, अरे 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 अभी मैं रास कराया था, रास रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, याद आया ना, ठीक है। तो क्या निकलता है इससे, रेनिन किसको कन्वर्ट करता है, किसको, एंजियोटेंसिनोजन, किस फॉर्म में निकलता है, इनएक्टिव फॉर्म में, ठीक है। यहां तक कोई डाउट? आगे बढ़ जाऊं। अब यहां से कहानी चालू होगी तुम्हारी, जो एक्चुअल में आज टारगेट था। तो पहला टारगेट हम ले रहे हैं पिट्यूटरी, उसमें तो तुम एनसीईआरटी से लिख लेना, वो छोड़ दिया कर जगह, एनसीईआरटी चीजें आया करे ना, थोड़ी जगह छोड़ दी अंदाज से उसके लिए, ठीक है, उसको यहां नहीं लिखते हैं, क्या चीज, हाँ ये लिखना है, ये क्वेश्चन आएगा, ये अनऑर्गेनाइज्ड है, ये मतलब ग्लैंड नहीं है, एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, अनऑर्गेनाइज्ड ऑर्गन है जो ग्लैंड की तरह बिहेव कर लेते हैं, इसलिए अनऑर्गेनाइज्ड हो गए। अब आ जाओ, सारे यहां आ जाओ।
हाँ हाइपोथैलेमस, हाँ बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड है तो। क्या क्या? अरे क्यों नहीं होगा हाइपोथैलेमस का, पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस साथ कराता हूं मैं। अच्छा, छुप गया क्या? चलो साथ ही होगा, इसमें नीड्स में एनसीईआरटी में दे रखा है क्या? कोई नहीं, ठीक है। पर हाइपोथैलेमस एक तरीके से मान के चलो वो ब्रेन का एक पार्ट भी है, ठीक है। जो ब्रेन का पार्ट का मतलब है लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है, हमारे बहुत सारे इनवॉलेंटरी एक्शन को कंट्रोल कर रहा है। पर उसमें न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स होते हैं, समझ रहे हो, जो एक तरीके से पोस्टीरियर पिट्यूटरी को बनाने का भी काम कर रहे हैं और एंटीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल भी कर रहे हैं। डायरेक्ट हाइपोथैलेमस कोई ऐसा काम नहीं कर रहा। डायरेक्ट का मतलब है, समझ रहे हो ना, वो पिट्यूटरी की हेल्प से अदर ग्लैंड के सीक्रेशन को कंट्रोल कर रहा है। वो मैं कराऊंगा फॉर रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन, इसलिए शायद इन्होंने नहीं दिया इसके अंदर, ठीक है। अब आ जाओ पिट्यूटरी से स्टार्ट करते हैं। हाइपोथैलेमस मैंने पिट्यूटरी के साथ ही ऐड किया हुआ है। यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ करना होगा, कर लोगे? फुल पेज हो, अच्छा मैं ये बता रहा था फुल पेज हॉरिजॉन्टल रखना है। इस तरीके से कर लो पेज को, ऐसे ऐसे। यहाँ डायग्राम बनेगा और ये पूरा डिटेल इसमें नीचे डिस्कशन आएगा, नहीं आएगा। अब तुम छोटा छोटा लिखते हो तो आ जाएगा, प्रॉपर तरीके से लिखोगे तो नहीं आएगा। देखो डायग्राम में टाइम लगता है, अब बिना आवाज के फटाफट लिखना, ठीक है, तेजी से करो। कर लो, तुम कर लो बेटा, आप खूब कर लो। अब बस आज पिट मत जाओ मुझसे, ठीक है। और पता नहीं कौन पहले हत्थे चढ़ गया, ठीक है। इसलिए अगर डायग्राम बनाने की कहा जाए तो मेरे साथ साथ डायग्राम बना लो, टाइम मैं उधर टाइम नहीं दूंगा, ठीक है। पहले ही बोल रहा हूँ साथ साथ बना लो, उधर टाइम नहीं मिलेगा। देखो ये तो यहां तो बना दो आप। ये पूरा हाइपोथैलेमस ही है, समझना, ये पूरा का पूरा क्या है, यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी किसका पार्ट होती है? हाइपोथैलेमस का ही पार्ट होती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। जानते हो ये वाली बात? इट इज अ पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस। पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस। जबकि एंटीरियर पिट्यूटरी का कलर चेंज कर रहा हूं मैं, इसे समझ जाना। कलर चेंज हो रहा है मतलब, अरे यार, अब कर लो, ड्रॉप नहीं हटाऊंगा। ये एंटीरियर पिट्यूटरी है, इसका ये मिडिल पार्ट है, पार्ट्स इंटरमीडिया।
ठीक है, यहां पर एक पोर्टल वेन बनानी है। कौन सी वेन बनानी है? पोर्टल। नेटवर्क ऑफ कैपिलरी दोनों ही जगह आपको देखने को मिल रहा है, दिख रहा है क्या? और ये ग्लैंड एक बोन के अंदर, एक कैविटी के अंदर होती है। बता सकते हो क्या कहते हैं इस कैविटी को? किस बोन के अंदर होती है, बता सकते हो? हाँ, सिलेटर्सिका तो है, किस बोन में होती है? बहुत बढ़िया, स्फिनॉइड बोन। स्फिनॉइड बोन के अंदर सिलेटर्सिका होती है, बहुत सही। ये कलर अलग है, ये कलर अलग है, ये सेम कलर है, इट इज पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस। क्लियर है? यहां पर ध्यान रखना है आपको कि ये जो दिख रहा है ना, ये पूरा स्ट्रक्चर यहां से यहां तक, ये येलो कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? इनफंडीबुलम। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी का पार्ट है इनफंडीबुलम, एंटीरियर का पार्ट नहीं है। ये सब हिडन चीजें, छोटी छोटी चीजें समझनी होंगी आपको, ठीक है? दूसरा, यहां पर कुछ न्यूरॉन्स और बनाते हैं, साइटोन यानी गुच्छे। एक बता रहा हूं, समझ लेना, गुच्छे होंगे यहां पर। ये एक सुपरा ऑप्टिक न्यूक्लियाई होता है, एक पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई का मतलब है कलेक्शन ऑफ साइटोन इन सीएनएस। याद आ गया? जहां भी न्यूक्लियाई टर्म यूज करूंगा, कलेक्शन ऑफ साइटोन इन सीएनएस इधर, ठीक है? और जहां पर मैं गैंग्लिया की बात करूंगा, कलेक्शन ऑफ साइटोन इन पीएनएस। याद रहेगा? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ साइटोन है, एक नहीं है, कलेक्शन ऑफ साइटोन, कलेक्शन ऑफ साइटोन। अरे ऐसे एक और दिखा दो उसको उधर। ये कलेक्शन ऑफ साइटोन है, बना पाओगे इतना? बस इतना ही डायग्राम है, डायग्राम तो इतना ही है। इसमें एक चीज और एड ऑन कर देना, यहां पर भी कुछ न्यूरॉन्स होते हैं। ये न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स है, ये भी जुड़े हुए हैं सिस्टम से। ये भी न्यूरॉन्स हैं, और न्यूरॉन्स के टर्मिनल लोब से क्या निकलते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर, यानी हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स, ये सारे सारे हॉर्मोन्स रिलीज करेंगे, ठीक है? और इनके अंदर भी हॉर्मोन्स होते हैं। डायग्राम थोड़ा सही बनाना कि उसमें बहुत सारी चीजें ऐड कर देंगे। क्या चीज नहीं है? क्या हो रहा है? क्या नहीं है? अरे तुम्हारे पास दो कलर चाहिए, दो कलर है नहीं है? दो कलर है बस, बहुत है यार, एक ब्लैक और ब्लू। अरे उसे 10 बना दो तो क्या है, ठीक है? वो तुम्हें समझना है या तो। मैं सिर्फ एक ही कलर से बहुत बेहतरीन डायग्राम बना सकता हूं, पर मैं इसलिए कि बच्चों को समझ आ जाए, इसलिए कलर यूज कर रहा हूं मैं। समझ रहे हो? इसलिए थोड़ा तुम्हें समझ में आ जाए कि ये न्यूरो ट्रांसमीटर निकल रहा है, मतलब एनिमेशन नहीं है, पर एनिमेट करने की कोशिश करता हूं मैं। समझना मेरी बात, और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहां से क्या निकलेंगे, ये न्यूरो ट्रांसमीटर एक्सोसाइटोसिस होगी। क्या होगी? एक्सोसाइटोसिस। तो यहां से भी क्या निकलते हैं? न्यूरो ट्रांसमीटर। पर ये न्यूरो ट्रांसमीटर क्या है? केमिकल मैसेंजर। समझ रहे हो ना मेरी बात? कहां पर निकलते हैं? ब्लड में, क्योंकि इनके अराउंड क्या होंगे? ब्लड कैपिलरी के नेटवर्क। क्या होंगे बेटा? ब्लड कैपिलरी के नेटवर्क, नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरी, नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरी। समझ रहे हो?
मैं बाहर बना रहा हूँ या बाहर नहीं होते, या अंदर नेटवर्क होता है। अब अंदर दिखा दूंगा सब डायग्राम खराब हो जाएगा, इसलिए मैं यहां दिखा दूं, चलेगा क्या? बाहर दिखा दे रहा हूं, सारे हार्मोन इन्हीं ब्लड में आते हैं। और यहां पर कुछ सेल्स के गुच्छे होंगे, ट्रॉफिक सेल बोलते हैं, ट्रॉफिक सेल। 1 2 3 4 5 ट्रॉफिक सेल। ट्रॉफिक सेल इज अ बंच ऑफ सेल जो स्पेसिफिक टाइप के हार्मोन को रिलीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब बताओ डायग्राम बन पाएगा नहीं बन पाएगा? बन गया होगा, पाएगा नहीं, बन गया होगा, ऐसा अनुमान है। बहुत धीरे धीरे बना के तुम्हें समझाया है मैंने। आई? चलो, इनफंडी इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम इज अ पार्ट ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर का पार्ट नहीं है। ठीक है, अब बना लो। और तुम ज्यादा कलर के चक्कर में मत पड़ो, बस बना दो। ठीक है, ऑप्शन है बस, इसलिए मैंने बना दिए थे। चलो, ये क्या है? सिक्रेटरी, न्यूरो सिक्रेटरी सेल। क्या? हाँ, 1 2 3 4 5 6 का बनाने का मन कर रहा है क्या? 3 ही बना पाए, 5 बना लो। जरूरी नहीं ऐसा बनाओ, ऐसा फुल स्टॉप बना दो ऐसे। अरे यार, अच्छा, थोड़ी जगह छोड़ना पड़ेगी इधर, 2 चीजें ऐड कर देना। मास्टर ग्लैंड है, इसका वेट अप्रोक्सीमेटली कितना होगा? कितना ग्राम में दे रखा है, कितना दे रखा है? 2 पॉइंट, नहीं 0.5, 0.5 ग्राम, ठीक है, 0.5 ग्राम, हाँ। मिलीग्राम, ग्राम में लिखना 0.5 ग्राम। ऑरिजन और ऐड कर देना, 3 जनरल पॉइंट्स हैं, थोड़ा ऐड कर लो। ऑरिजन एक्टोडर्मल, बस जनरल पॉइंट्स हैं, इसको ऐड कर लो, ठीक है। अब आ जाओ, सिक्रेटरी न्यूरॉन, हाइपोफाइसिल पोर्टल सिस्टम, न्यूरो सिक्रेटरी या सिक्रेटरी न्यूरॉन, अरे तुम लोग एक ही बात है। अच्छा, पहले मैं वो लिख रहा था इसलिए तुम सोच रहे हो गए। लो, न्यूरो सेक्रेटरी कर दो, पहले न्यूरो सेक्रेटरी लिख रहा था ना, एक ही चीज है। न्यूरो सेक्रेटरी सेल, एक ही चीज है, सेक्रेटरी न्यूरॉन्स या न्यूरो सेक्रेटरी सेल, ठीक है। ये है हाइपो
फाइशियल पोर्टल सिस्टम, इनफंडिबुलम बता ही दिया है मैंने, ठीक है। यहां पर ये सेल दिख रहा है ना, ये सेल, ये क्या है? ट्रॉफिक सेल्स। कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप। यहां पर ये कैविटी दिख रही है, क्या बोलेंगे इसको? शैला टर्शिका। किस बोन के अंदर होती है? स्फिनॉइड बोन, प्रेजेंट इन, पूरा स्पेलिंग देखो, ठीक है। प्रेजेंट इन स्फिनॉइड बोन, स्फिनॉइड बोन में होती है, ठीक है। अब आ जाओ, ये क्या है सारे? वेसाइकल्स कंटेनिंग हॉर्मोन्स। समझना, ये है, कलर चेंज कर देता हूं थोड़ा, देखें। अरे भाई, एंटीरियर लोब, वर्क, कोई वर्क चल रहा होगा ना। पोस्टीरियर लोब, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस, पार्ट ऑफ हाइपो, हाँ बेटा। 5 टाइप ट्रॉपिकल सेल्स है, 5 प्रकार की, 1 2 3 4 5। क्या क्या और भी हैं? अरे, वो ट्रॉपिकल सेल नहीं बना रखी है एनसीईआरटी ने, वो तो डायग्राम बना रखा है। ट्रॉफिक सेल लिखो, ठीक है। अभी मैं पूरा टाइप भी लिखाऊंगा। सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई इज द कलेक्शन ऑफ साइटोन। पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई कौन सा हार्मोन बनाते हैं? सुप्रा ऑप्टिक वैसोप्रेसर बनाते हैं। सुप्रा ऑप्टिक एडीएच, पैरावेंट्रिकुलर वैसोप्रेसिन, सुप्रा पैरा वैसोप्रेसिन, एडीएच वैसोप्रेसिन एक ही चीज है, ऑक्सीटोसिन अलग है, ठीक है। ए डी एच वैसोप्रेसिन, पैरावेंट्रिकुलर ऑक्सीटोसिन। इनफंडिबुलम हो गया, सिक्रेटरी न्यूरॉन हो गए, न्यूरो सिक्रेटरी सेल, ठीक है। फोटल सिस्टम हो गया, ट्रॉफिक सेल हो गए, एंटीरियर पोस्टीरियर, ये सब ब्लड वेसल्स हैं। ब्लड वेसल्स। अब कोई चीज ऐसी जो तुम्हें समझ में ना आ रही हो डायग्राम के अंदर? सब आ गया क्या? डायग्राम में बार बार समझाया क्या? बना तो लो भाई, समझाएंगे अभी। हाइपोथैलेमस दे रखा है मैंने, हाइपोथैलेमस देखा है क्या इसके अंदर?
नहीं, इसको हाइपोथैलेमस लिख लेना, इसको ऊपर जो स्ट्रक्चर है क्या है ये, हाइपोथैलेमस। ऊपर वाला हाइपोथैलेमस, नीचे पिट्यूटरी। पिट्यूटरी के दो पार्ट हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। ठीक है, टोटल सर्कुलेशन मैंने लिखाई दिया है। ठीक है, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स मैंने लिखाई दिए, न्यूरो सेक्रेटरी सेल या हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन एक ही बात है। अब लिखो उसको, फटाफट लिखो, फिर मैं समझाता हूं। हाँ, इनफंडिबुलम के नीचे लिखा हुआ है पार्ट ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर में नहीं मिलता इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम इज अ पार्ट ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी। वो चीजें डायरेक्ट नहीं लिखी होती, समझनी होती है, कंसेप्ट पता होना चाहिए आपको। हाँ, वेसाइकल कंटेनिंग हार्मोन, यानी वेसाइकल्स हैं जिसके अंदर हार्मोन भरे हुए हैं। कौन से हार्मोन होंगे, यही ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। समझ रहे हो, कौन सा वाला, ट्रॉपिक सेल। ट्रॉपिक सेल बनाते हैं ट्रॉपिक हार्मोन, वो तो मैं आगे लिखाऊंगा ना। ट्रॉपिक सेल्स इज अ बंच ऑफ सेल, इनको ट्रॉपिक सेल बोलते हैं, विच प्रोड्यूस ट्रॉपिक हार्मोन। ट्रॉपिक का मतलब है जो अदर सेल के सीक्रेशन को कंट्रोल करे, वो ट्रॉपिक हार्मोन होते हैं। अगर सेल्स दिखाओ ना, हार्मोन थोड़ा दिखाएंगे इसके अंदर हम। 5 टाइप के सेल होते हैं, जो आगे मैं अगली स्लाइड में 5 टाइप के हार्मोन दिखाने वाला हूं। कंप्लीट कर लो फटाफट तेजी से, वो मैं आगे लिखाऊंगा। ठीक है, एंटीरियर लोब में भी दो पार्ट दिख रहे होंगे आपको, ये मिडिल पार्ट दिख रहा है इसका, एम लिख लेना इसके अंदर, एम बस। इस मिडिल पार्ट को मैं अगली स्लाइड में रिप्रेजेंट करूंगा, यहां नहीं। यप, हाँ, न्यूक्लियाई, सुपर ऑप्टिक और पैरावेंट्रिकुलर बोथ आर न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई मतलब कलेक्शन ऑफ साइटोन। क्या है सर के अंदर, साइटोन के गुच्छे तो भरे पड़े हैं, तो न्यूक्लियाई बोलेंगे। सीएनएस के अंदर न्यूक्लियाई बोलेंगे, पीएनएस में गैंग्लिया बोलेंगे। क्या, मिडिल पार्ट, पार्ट्स इंटरमीडिया होता है, मैं आगे चलो लिख भी देता हूं। चलो, कई बच्चों को समझ ही नहीं आएगा एम क्या है। पार्ट्स इंटरमीडिया ऐसे लिख देते, पार्ट्स इंटरमीडिया। ठीक है, ये एंटीरियर लोब का पार्ट होता है, पार्ट ऑफ एंटीरियर। अब देखो डायग्राम से समझ में आ जाएगा, जो डायग्राम ग्रीन ग्रीन दिख रहा है वो एंटीरियर है, जो येलो दिख रहा है वो पोस्टीरियर है। तो मिडिल वाला पार्ट एक्चुअल में एंटीरियर का ही पार्ट है, पोस्टीरियर का पार्ट नहीं है, इसलिए सेम कलर यूज किया, पार्ट ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। पार्ट्स इंटरमीडिएट इज अ पार्ट ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। भाई तुम जल्दी लिखो, ये सब डायग्राम बनाने में बहुत टाइम लगा रहे हो तुम लोग। नहीं आई, क्या छूट गया, ये एंटीरियर पिट्यूटरी है, पार्ट्स, PARS, पार्ट्स इंटरमीडिया, पार्ट ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। जैसे इनफंडिबुलम इज द पार्ट ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पार्ट इंटरमीडिएट इज अ पार्ट ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। इसमें एक न्यूक्लियाई को दिखाया है जो मेरे इंटरमीडिएट में भी घुसा हुआ है थोड़ा सा, और थोड़ा सा मैक्सिमम पार्ट कहां है, एंटीरियर के अंदर। समझ रहे हो, इसका भी लॉजिक है, हर चीज के पीछे लॉजिक है, मतलब समझ में आएगा। अब मैं तुम बताऊंगा, तू लिख, पहले लिख लिया तूने। हाँ, अब मैं इसके बाद लिखा रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं बेटा मैं। नेक्स्ट स्लाइड, कोशिश करो अड़ोसी पड़ोसी ने अगर लिख लिया तो उसे फटाफट नोट करो। अब ट्रॉपिक सेल अपने सीक्रेशन को कहां पर डालेंगे, ब्लड के अंदर, हाँ या ना, ब्लड के अंदर, ब्लड के थ्रू ट्रेवल करेगा, इट इज अ हार्मोन, इज ट्रेवल थ्रू ब्लड। न्यूरो सेक्रेटरी सेल या हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन एक ही बात है। हो गया, अरे भाई पिट्यूटरी करा दूं फिर तो बहुत बड़ी बात है, हाइपोथैलेमस तो छोड़ो। बस ऑनलाइन में क्या है ना, वन वे कम्युनिकेशन होता है, मान के चल रहे हैं लिख लिया होगा, ठीक है, वह आगे बढ़ जाओ, माना कि लिख लिया। हाँ, तुम्हारा सिलेबस फास्ट हो जाता है, या तुम रोक देते हो ना, अभी नहीं लिखे सर, अभी नहीं लिखे, रोको, तुम रोक देते हो। यही तो है ना, तुम वहां पॉज कर देते हो, यहाँ भी पॉज कर देते हो भाई।
इसने पॉस टर्म यूज किया। पॉस के बारे में एक दिन बताऊंगा आपको मैं। आपको क्लास में बताया गया पॉस के बारे में? कुछ नहीं बताया गया। एक मैम आएंगी, आपको पूरा इंफॉर्मेशन देंगी पॉस होता क्या है, ठीक है, कितनी बड़ी पावर है, कैसे यूटिलाइज की जा सकती है, ठीक है। बॉयज को भी ध्यान रखना होता है, गर्ल्स को भी ध्यान रखना होता है, ठीक है। अभी जो एक केस हुआ था मेडिकल कॉलेज वाला, उसी से रिलेटेड है। प्रॉपर पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी आपको इस चीज की, प्रॉपर, ठीक है। अवेयरनेस बहुत जरूरी है, गर्ल्स को भी और बॉयज को भी, ठीक है। क्योंकि हाँ, क्योंकि दिमाग के अंदर दिमाग है, दिमाग जिस चीज को ज्यादा देखेगा, समझ रहे हो, आज के डेट में डिवाइस हैं, डिवाइस आपको कहीं ना कहीं डाइवर्ट करती हैं, समझना मेरी बात, ठीक है। जैसे आप नेट पर जाते हो तो इतने ज्यादा डाइवर्ट होते हो और ऐसे हार्मोन निकलते हैं, आपकी चीज समझ रहे हो ना, एग्रेसिवनेस बढ़ जाती है। वो आपको एक ऐसे एक पथ पे ले जाएगी, एक डायरेक्शन में ले जाएगी जो आपकी शायद जिंदगी को ही बर्बाद कर दे। समझ रहे हो ना मेरी बात? इट इज अ डेंजरस लाइफ, बहुत मुश्किल से मिलती है, इसको सही डायरेक्शन में यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। कहाँ बनने वाले थे बहुत टॉप डॉक्टर, कहाँ एकदम पता नहीं कहाँ जेल में पहुंच जाओ, क्या लाइफ बर्बाद हो जाए पता ही नहीं, ठीक है। तो वो चीज समझनी है कि एक्चुअल में क्या है। जानते सब हो तुम, नॉलेज तुम्हें सब सभी है, पर कुछ तुम्हें कानूनी चीजें नहीं पता, ठीक है। वो क्या है, लॉस क्या बनाए गए हैं इसके, तो उसके लिए एक मैम है, वो तुम्हें समझाएंगे आकर के, ठीक है। क्या? हाँ, समझा देंगे। और सुधांशु सर को भी सौंपा गया है, ठीक है, वो भी तुम्हें समझाएंगे आकर के, ठीक है। मैं बोल दूंगा पूरा, ठीक है। इसको लाइटली मत ले लेना बेटा, ठीक है। जो दांत दिखा रहे हो ना, ये इधर 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 इधर, जो दांत दिखाते हो ना तुम, इसके मतलब समझ लोगे ना तो आंख फट जाएंगी ऐसे, समझ रहे हो। अभी तो तुम दांत दिखा के बातें कर रहे हो ना, वो रियलिटी समझ में आएगी, तुम समझोगे क्या है, ठीक है। अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रही चीजें, इसलिए, ठीक है। मैं ये चीज इसलिए नहीं कह रहा तुम्हें यहाँ के लिए, ये तुम्हें लाइफ में पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे फ्यूचर में तुम मेडिकल कॉलेज में भी जाओगे, आगे किसी हॉस्पिटल में भी जाओगे, तो तुम्हें चीजें पता होनी चाहिए एक्चुअल में क्या क्या चीजें हैं, गवर्नमेंट क्या क्या रूल्स बना रही है इन चीजों के लिए, और वो कैसे लाइफ को स्पॉइल कर सकते हैं, ठीक है। अवेयरनेस बहुत जरूरी है, ठीक है। ये बच्चों के लिए नहीं होता, ये टीचर्स के लिए होता है, सारे एम्प्लॉयज के लिए होता है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सबको पता होने चाहिए, समझ रहे हो ना क्या कह रहा है, ठीक है। तो बच्चों के लिए हमने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, सुधांशु सर को दी है, एक मैम है उनको दी है, वो सारी अवेयरनेस करेंगे आपको, ठीक है। वो बायोलॉजी पढ़ाती है मैम, याद है? हाँ, प्रतीक्षा मैम ना, नाम मुझे याद नहीं है, ठीक है, जो भी, हाँ। तो वो एक, हाँ, तो उन दो दो लोग हमने चूज किए हैं, सुधांशु सर और मैम, तो ये तुम्हें पूरी इंफॉर्मेशन दे देंगे दोनों लोग, ठीक है। बाद बाकी का कोई डाउट हो, कोई डिस्कस हो, आप मुझसे कर सकते हो, ठीक है। आप समझ रहे हो, समझ रहे हो बेटा? बाद बाकी का इंफॉर्मेशन एक दिन क्लास में 5-10 मिनट मैं भी दे दूंगा, ठीक है। पर यह है कि हाँ, चीजें समझनी जरूरी है, बहुत जरूरी है, बच्चों को भी और टीचर्स को भी, दोनों के लिए, एक के लिए नहीं है, ठीक है। बच्चों में दोनों, गर्ल्स भी और बॉयज भी। मैं हर बार कहता हूं लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके टारगेट, आपके गोल आपको पता होनी चाहिए, रास्ते में ऐसी चीजें मिलेंगी जो डिस्टर्ब कर सकती हैं, ठीक है, लाइफ को स्पॉइल कर सकती हैं, तो समझ में आना चाहिए यार ये सही है मेरे लिए, ये सही नहीं है, ठीक है। इस डायरेक्शन में चलना है, ये मेरा टारगेट है, गोल है, बस झंझट खत्म, समझे? अब आ जाओ, अब तो हो गया होगा भाई, कोई बचा? अभी भी लिख रहा है क्या? अब एकदम फोकस, एकदम इधर, सारे के सारे इधर, ठीक है। इधर बेटा हो गया तेरा, कोने में हो गया ना? अब समझ रहा है ना? इतना तो समझा चुका हूं तुम सबको, एक हाइपोथैलेमस होता है और एक पिट्यूटरी होती है, दोनों आपस में जुड़े होते हैं। अगर मैं पिट्यूटरी की बात करता हूं, दो पार्ट हैं, एक एंटीरियर तो एक पोस्टीरियर। पोस्टीरियर पिट्यूटरी एक्चुअल में हाइपोथैलेमस का ही प्रोजेक्शन है, आप समझ रहे हो, उसी का ही एक पार्ट है, आई या नहीं आई? जबकि एक्चुअल में जो पिट्यूटरी है वो ग्रीन कलर का पार्ट है, जिसका ओरिजिन एक्टोडर्मल होता है। इसको मास्टर ग्लैंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बॉडी की सारी ग्लैंड को नियंत्रित करती है, कंट्रोल करने का काम करती है, समझ रहे हो ना मेरी बात, हाँ या ना? ठीक है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, जिसका वेट अप्रोक्सीमेटली 0.5 ग्राम के आसपास होता है, एक मटर के दाने के बराबर ग्लैंड होती है, एक कैविटी के अंदर होती है, इस कैविटी को हम शैला टर्शिका बोलते हैं, जो स्फिनोइड बोन के अंदर होती है। स्फिनोइड बोन याद आ गई, क्रेनियम की बोन है, चलो बेसिक, ठीक है। अब मैं यहां पर आ रहा हूं,
अब एक्चुअल में यहाँ एंटीरियर पिट्यूटरी को तो हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है कुछ हॉर्मोन्स के थ्रू, समझ रहे हो। और हार्मोन के ट्रेवलिंग के लिए यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम होता है जो कैपिलरी से स्टार्ट होता है, कैपिलरी में टूटता है, क्या बोलते हैं इसको, पोर्टल, पोर्टल सिस्टम। यहां से हार्मोन निकल रहे हैं और ये हार्मोन यहाँ पर इन सेल्स के सिक्रेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, समझ में आया। यानी यहां से रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन निकलेंगे जो इन ट्रॉफिक सेल के सीक्रेशन को कंट्रोल करेंगे, कब क्या रिलीज कराना है, कब किसके सीक्रेशन को रोकना है। कोई डाउट? हाँ, न्यूरोसेक्रेटरी सेल उसको इसके थ्रू हार्मोन्स को भेजते हैं, ये हार्मोन इन ट्रॉफिक सेल के सीक्रेशन को कंट्रोल करते हैं, तब यहां से सीक्रेशन इनिशिएट होता है या स्टॉप होता है। समझ में आया नहीं आया, ये मैं आगे बताने वाला हूं, ठीक है। अगर एंटीरियर पिट्यूटरी की बात करता हूं तो इसका भी एक पार्ट और होता है, इसको पार्स इंटरमीडिया बोलते हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। कोई डाउट? यहां पर ट्रॉफिक सेल होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। ट्रॉफिक सेल वो सेल होते हैं जो ट्रॉफिक हार्मोन रिलीज करते हैं। अब ट्रॉफिक हार्मोन कौन से होते हैं? ऐसे हार्मोन जो अदर ग्लैंड के सीक्रेशन को कंट्रोल करते हैं, उन हार्मोन को हम ट्रॉफिक हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। जैसे सोमैटोट्रॉफ, थायरोट्रॉफ, लैक्टोट्रॉफ, गोनेडोट्रॉफ। समझ रहे ना मेरी बात, आई या नहीं आई? ठीक है, समझना। वो यहां से निकलेंगे ब्लड के थ्रू, अदर ग्लैंड के पास रिसेप्टर्स होंगे, वहां जाके उनके सीक्रेशन को कंट्रोल करेंगे। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आ जाओ। एक्चुअल में ये क्या है, हाइपोथैलेमस में कलेक्शन ऑफ क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ साइटोन, कलेक्शन ऑफ साइटोन। तो साइटोन कहां पर होंगे, हाइपोथैलेमस में। इनके एक्सोन वाले पार्ट कहां होंगे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। एक्सोन कहां होगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, समझ रहे हो। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस है इन सेल्स के, प्रोसेस यानी क्या हो गए, एक्सोन। एक्सोन, एक्सोन यहां पर भरे पड़े हैं, और एक्सोन के टर्मिनल वाले पार्ट में क्या भरे हुए हैं, वेसिकल्स, हार्मोन कंटेनिंग वेसिकल्स। अब हार्मोन क्या हो सकते हैं भाई, जो एक ऊपर है सुपर ऑप्टिक न्यूक्लियाई, ठीक है, ये तो रिलीज कर रहा है क्या, एडीएच, वैसोप्रेसिन। एक है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, ये रिलीज कर रहा है ऑक्सीटोसिन। यहां से रिलीज होते हैं सीधे ब्लड के अंदर। कोई डाउट? एक्चुअल में ये हार्मोन हाइपोथैलेमस के हुए, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हुए, हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, क्योंकि बनते हैं हाइपोथैलेमस में, यहां से तो सिर्फ रिलीज हो रहे हैं। कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ। अब इसी डायग्राम को, डायग्राम से थोड़ा दिमाग में 3D एनिमेशन बनता है और हमें याद करने में आसानी रहती है। अब मैं इसको फ्लो डायग्राम में कन्वर्ट कर रहा हूं जिसमें सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। कौन सा एक न्यूरॉन है भाई, हाँ, साइटोन सबके ऊपर होंगे, एक्सोन सिर्फ पिट्यूटरी में होंगे। पिट्यूटरी इज अ पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस। भाई हाइपोथैलेमस का ही तो एक प्रोजेक्शन है नीचे आकर के, इकट्ठा हो गया। सबके एक्सोन, टर्मिनल एक्सोन यहां पर भरे पड़े हैं, पर इनकी सेल कहां पर है, हाइपोथैलेमस में। तो सेल जहां पर होंगे एक्चुअल में वो उसकी सही जगह है। समझ में आ गया ना? हाँ, तो समझना, इसी को मैं आगे थोड़ा लेके चल रहा हूं। हाँ, जगह है। अब फ्लो डायग्राम बात करूंगा किसकी, मैं पिट्यूटरी, समझना। पिट्यूटरी के कितने पार्ट हो गए, 2। एक तरफ कर दोगे एंटीरियर, एक तरफ कर दोगे पोस्टीरियर। अब सारी इंफॉर्मेशन यहां पर आ जाएगी बहुत तेजी से। इसमें इसमें टाइम नहीं दूंगा मैं, तुम देख लो, इसमें टाइम नहीं मिलेगा। एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अगर मैं एंटीरियर पिट्यूटरी की बात करता हूं, समझना, इसको भी आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एक ऐसा पार्ट, अरे पार्ट्स डिस्टेलिस एंड पार्ट्स इंटरमीडिया, इसको क्या बोलेंगे, पार्ट्स नर्वोसा। अच्छा, एक एक बात और इसमें ऐड कर लेना, एंटीरियर पिट्यूटरी को एक नाम से और जानते हैं, क्या बोलोगे, एडिनो फाइसिस नहीं, एडिनो। अच्छा, आज इधर बैठा है तू, तो मैं इधर से बात कैसे आ गई है, एडिनो हाइपोफाइसिस,
एडिनो हाइपोफाइस, इसकी इसकी आवाज तुरंत समझ जाता हूं कहां से आवाज आ रही है, मतलब कौन बोल रहा है, मतलब एडिनो हाइपोफाइसिस। इसको क्या बोलेंगे, न्यूरो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइस। क्यों बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस, क्या बेटा? यस, क्योंकि न्यूरॉन का पार्ट है, इट इज अ पार्ट ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन से तो बना है भाई। पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अ बंच ऑफ न्यूरॉन्स, सो इट इज कॉल्ड न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, ये एंटीरियर पार्ट मेन अलग से एडिनो हाइपोफाइसिस। इसके दो पार्ट हो जाएंगे, क्या क्या, पार्स डिस्टेलिस एंड पार्स इंटरमीडिया, पार्स डिस्टेलिस एंड पार्स इंटरमीडिया। ठीक है, जबकि इसको क्या बोलेंगे, पार्स नर्वोसा, न्यूरॉन से मिलकर बना है ना, पार्स नर्वोसा। ये बेसिक बातें याद आ गई। एंटीरियर पिट्यूटरी टोटल सीक्रेशन का कितना रिलीज करती है, लगभग 75 के आसपास मान के चलो, लगभग 75% टोटल सीक्रेशन का। पोस्टीरियर पिट्यूटरी टोटल सीक्रेशन का लगभग 25%, लगभग। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात, टोटल सीक्रेशन का। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं एंटीरियर पिट्यूटरी में जो पार्स डिस्टेलिस है, इसमें कितने टाइप के ट्रॉफिक सेल्स होंगे, ट्रॉफिक सेल्स 5। पहला, ग्रोथ हार्मोन से संबंधित क्या होगा, सोमैटोट्रॉफिक सेल्स, सोमैटोट्रॉफिक सेल्स, जो सोमैटोट्रॉफ भी बोल सकते हो उसको, इस पार्ट को सोमैटोट्रॉफ बोलोगे, जो सोमैटोट्रॉफिक सेल से मिलकर बना होता है। थायरोट्रॉफिक सेल या थायरोट्रॉफ, थायरोट्रॉफिक सेल्स, जो थायरोट्रॉफ भी बोल सकते हो। फिर क्या आएगा, एडिनो कॉर्टिकोट्रॉफिक सेल्स, एडिनो कॉर्टिको या कॉर्टिकोट्रॉफिक सेल, एडिनो मत लिखो, कॉर्टिकोट्रॉफिक सेल या कॉर्टिकोट्रॉफ बोल सकते हैं। कॉर्टिकोट्रॉफिक सेल्स, 3 हो गए। चौथा क्या होगा, गोनेडोट्रॉफिक सेल्स। अब एक और बचा, लैक्टोट्रॉफिक सेल्स, लैक्टोट्रॉफिक सेल्स यानी लैक्टो, अच्छा ट्रॉफिक सेल ही लिख रहे हैं ना, एक ही चीज लिखो, लैक्टोट्रॉफिक सेल्स। ये 5 लिखो, 5 टाइप के ट्रॉफिक सेल्स होते हैं। ठीक है, सोमैटोट्रॉफिक सेल्स, थायरोट्रॉफिक सेल, कॉर्टिकोट्रॉफिक सेल्स, गोनाडोट्रॉफिक सेल और लैक्टोट्रॉफिक सेल। ठीक है, देखिए अब सोमैटोट्रॉफिक सेल्स क्या रिलीज करते हैं, सोमैटोट्रॉफ मतलब ग्रोथ हार्मोन, जिसको हम बोलते हैं सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन, एसटीएच। थायरोट्रॉफ क्या रिलीज करते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कॉर्टिकोट्रॉफिक क्या रिलीज करते हैं, 2 चीजें रिलीज करते हैं, क्या क्या, एडिनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन या मेलानोसाइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और एक्चुअल में मेलानोसाइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन किसका पार्ट है, क्योंकि ये सेल 2 जगह होते हैं, थोड़ा एंटीरियर में एंट्री वाले पार्ट में होते हैं, थोड़ा मिडिल वाले पार्ट में भी होते हैं। मेलानोसाइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, गोनेडोट्रॉफ भी 2 चीजें रिलीज करते हैं, क्या क्या, एफ एस एच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और
ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये की चीज रिलीज करते हैं, PRL, PRL, प्रोलैक्टिन हार्मोन। समझ में आया नहीं आया? प्रोलैक्टिन रिलीज करते हैं। तो ये तो हार्मोन हो गए, इन सेल से निकल रहे हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पार्स नर्वोसा, इसमें कितने लोब होते हैं? सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, अभी बताया था मैंने, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई और पैरा वेंट्रिक्यूलर न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई मतलब कलेक्शन ऑफ साइटोन। सुप्रा कौन सा हार्मोन निकालती है, और क्या बोलते हैं उसको, एडीएच को, एडीएच या वैसोप्रेसिन। पैरावेंट्रिकुलर क्या निकालेगी, ऑक्सीटोसिन। एडीएच क्या काम करता है, पोस्टीरियर में इसी में खत्म कराता हूं, फिर एंटीरियर बचेगा, ठीक है। एडीएच क्या काम करता है जरा बताओ, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, कहां से, दो जगह रिसेप्टर होते हैं, फ्रॉम DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट, समझ रहे हो, डिक्रीज सीक्रेशन ऑफ ADH, इससे एक दिक्कत हो जाएगी, डायबिटीज इंसिपिडस। समझाता हूं, ऑक्सीटोसिन क्या काम करता है, इंक्रीज कॉन्ट्रैक्शन इन स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स ऑफ यूट्राइन वॉल। ये पूरा कंप्लीट, पोस्टीरियर तो पूरा कंप्लीट कर दिया, इंटीरियर को मैं डिटेल में कराऊंगा, ठीक है। अब एक एक हार्मोन को मैं प्रॉपर तरीके से इनके फंक्शन लिखाते हुए आगे बढ़ूंगा, इतना लिख लो पहले, रिवीजन में हेल्प रहेगी। पोस्टीरियर खत्म है, पोस्टीरियर में अगर जगह है तो लिख सकते हो हॉर्मोन्स ऑफ पोस्टीरियर लोब, क्या चीज, STH, सोमैटोट्रोफिक हार्मोन, जो सोमैटोट्रॉफ से निकल रहे हैं सोमैटोट्रोफिक हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन या सोमैटोट्रोफिक हार्मोन, ये अभी डिटेल में अभी हेडिंग डालूंगा, उनमें सब चीजें आ जाएंगी, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखी है मैंने अभी। सोमैटोट्रोफिक सेल ग्रोथ हार्मोन या सोमैटोट्रोफिक हार्मोन रिलीज करते हैं, STH। थायरोट्रोफिक सेल थायरोट्रोफिक हार्मोन या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोल सकते हो, रिलीज करते हैं। कॉर्टिकोट्रोफिक सेल कॉर्टिकोट्रॉफ रिलीज करते हैं, दो कॉर्टिकोट्रॉफ होते हैं, एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन और मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोफिक हार्मोन दो गोनेडोट्रॉफ रिलीज करते हैं, एक LH और एक FSH, दो गोनेडोट्रॉफ है। लैक्टोट्रोफिक सेल लैक्टोट्रॉफ रिलीज करते हैं, लैक्टोट्रॉफ क्या होता है, PRL, प्रोलैक्टिन हार्मोन। समझ रहे, इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं अभी हेडिंग डाल करके। पार्ट्स इंटरमीडिया, पार्ट्स डिस्टेलिस का ही तो पार्ट है, अभी दिखाया था डायग्राम बना करके, तो उसी से MSH निकलता है। अभी डायग्राम में दिखाया था पार्ट्स इंटरमीडिया किसका पार्ट है भाई, पार्ट्स इंटरमीडिया इट इज अ पार्ट ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। हाँ फिर से बोल, हाँ हाँ MSH निकल तो रहा है, MSH। अरे ये जो दिख रहा है ना सेल का गुच्छा, कुछ सेल इसके इधर होते हैं, कुछ इधर होते हैं। जो इधर वाले सेल होते हैं वो तो एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन निकाल रहे हैं, जो मीडिया के सेल्स हैं वो स्पेशली MSH निकालते हैं। हाँ वो एक गुच्छा है, कुछ सेल इधर है कुछ सेल उधर है, इधर के सेल MSH निकालते हैं, इधर के सेल, हाँ पर बंच एक है। हाँ
मतलब ये इतना इसलिए करा रहा हूं तुम्हारे कंसेप्ट अच्छे हो जाए, परमानेंट मेमोरी बन जाए, ठीक है। तो एनसीईआरटी खत्म कराने में तो मुझे कुछ लगेगा ही नहीं, ठीक है। वो एनसीईआरटी सीरीज कर लेना यार, काम की है, मतलब मैं सच कह रहा हूँ, बहुत दिल से बोल रहा हूँ, काम की है। हाँ, जब भी टाइम हो, जरूरी नहीं उस समय लाइव में ही आओ, कभी और जगह टाइम मिल जाए तो बस कर लिया उसको एक बार। 2x में स्पीड की, अपनी एनसीईआरटी सामने रखी, ठीक है, और अपनी एनसीईआरटी के साथ में बस देखते गए और समझते गए, देखते गए समझते गए, बाद में क्वेश्चन लगा लिए, ठीक है। मैं अगर उसको 1 घंटे में करा रहा हूं तो मैं एक्चुअल में उसको 20 मिनट में कर लोगे, कर लोगे यार, मेरे पढ़ाने का तो 20 मिनट लगेंगे यार, तुम्हें टाइम थोड़ा लगेगा। वो तो एक नए बच्चे के लिए बेचारा नहीं पढ़ा है कहीं, तुम्हारी थोड़ी ना है, तुम तो एक एक चीज सेम वही तो मैं करा रहा हूँ सारी की सारी। तुम्हारे लिए 20 मिनट, और 20 मिनट तुम ऐसे ही बकवास में निकाल देते होगे, मुझे बताया। हाँ, वो मैं करा रहा हूँ, समझाऊंगा अभी। डायबिटीज इंसिपिडस, इंसिपिडस, INSIPIDUS, इंसिपिडस, डायबिटीज INSIPIDUS, इंसिपिडस। एक मलाइटस होती है, एक इंसिपिडस होती है। मलाइटस का मतलब है मीठी, मीठी डायबिटीज, मतलब आपकी यूरिन अगर मीठी है। इंसिपिडस का मतलब होता है टेस्टलेस, अगर यूरिन में कोई टेस्ट नहीं है तो आपको इंसिपिडस है। टाइप 1 टाइप 2 अलग हो गई। टाइप 1 इंसुलिन डिपेंडेंट है, टाइप 2 रिसेप्टर डिपेंडेंट है, वो अलग चीजें। टाइप 1 टाइप 2 का क्लासिफिकेशन अलग है। अब इंसिपिडस और मलाइटस का केस अलग है। इंसिपिडस इंसुलिन की वजह से होती है, सॉरी, मलाइटस इंसुलिन इंसुलिन की वजह से होती है, इंसिपिडस एडीएच की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। अगर एडीएच निकलना कम हो जाए तो आपको बार बार यूरिन आएगा। भाई एडीएच क्या काम करता है, एंटी डायूरेटिक, यानी यूरिन से मैक्सिमम वाटर को रीएब्सॉर्ब कर रहा है, यानी यूरिन को कंसंट्रेट करने से रोकने वाला हार्मोन। नहीं आया क्या, एंटी, सॉरी, यूरिन को डाइल्यूट होने से रोकने वाला हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, यानी यूरिन को कंसंट्रेट करने वाला हार्मोन। जैसे यूरिन जा रही थी, एडीएच क्या करेगा, मैक्सिमम वाटर को रीएब्सॉर्ब कर लेगा, तो यूरिन कैसी हो जाएगी, कंसंट्रेट। अगर एडीएच नहीं है तो यूरिन कंसंट्रेट हो पाएगी, डाइल्यूट हो जाएगी। डाइल्यूट होगी तो यूरिनरी ब्लैडर तुरंत भरेगा, तुरंत खाली करने जाना पड़ेगा, फिर भरेगा, फिर खाली करने जाना पड़ेगा। ये इंडिकेशन किसका है, अभी हमने हार्मोन टेस्ट नहीं कराया, लग रहा है इसको तो डायबिटीज हो गई, ये बार बार क्यों जा रहा है, बार बार जा रहा है, इंडिकेशन है डायबिटीज का। पर जब उसने इंसुलिन चेकअप कराया तो इंसुलिन तो प्रॉपर थी उसके, तब डॉक्टर ने कहा भैया अब एडीएच चेक कराओ, और एडीएच कम है तुम्हारा, तो एडीएच कम की वजह से तुम्हें डाईयूरेसिस हो गई, तुम्हें पॉलीयूरिया हो गया, तुम बार बार जा रहे हो क्योंकि तुम्हारे अंदर एडीएच कम हो गया, जो यूरिन को कंसंट्रेट कर रहा था, इसलिए यूरिन डाइल्यूट हो रही है तुम्हारी बहुत ज्यादा। देखने में लग रहा है डायबिटीज, पर तुम्हें डायबिटीज नहीं है, इसको झूठी डायबिटीज बोलते हैं, इंसिपिडस बोलते हैं, टेस्टलेस डायबिटीज बोलते हैं। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो। हाँ, ये कहीं एनसीईआरटी में दे तो रखा है ये लाइन, तो इसलिए मैंने ऐड कर दी है, कहीं है इस चैप्टर में, इंसिपिडस। हाँ, यूरिन, यूरिन तो बन ही रहा था, ब्लैडर जल्दी जल्दी भरेगा, नहीं भाई ब्लैडर पहले धीरे भर रहा था क्योंकि मैक्सिमम वाटर को तो मैं एब्जॉर्ब कर रहे थे, अब तो मैं एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहा क्योंकि हार्मोन ही कम हो गया है, ठीक है, डिक्रीज सीक्रेशन ऑफ एडीएच, तो इंसेप्टस हो जाएगी आपको। किसी डाउट, समझ में आ रही नहीं आ रही है मेरी बात, आ रही ना बेटा, वो तीनों कहाँ गए, नींद तो नहीं आ रही है, पक्का, हाँ, कहाँ गई, हाँ ये आई है नहीं आई, कहाँ है तेरे सहपाठी, अरे हाँ ये है, ठीक है, अरे भूल गया मैं कौन बच्चे थे यहाँ पर, 2-3 बच्चे थे ना, यही थी क्या, तू तो थी पर तेरे संग और भी कोई था ना, ये तो ये भी थी पर एक और कोई था, चल खैर कोई नहीं। आप कुछ पूछना है यहाँ पर, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अब आ जाओ तेजी से, अरे टाइम कहाँ हुआ अभी, पिट्यूटरी खत्म करा के छोड़ दूंगा मैं, एक एक करके उठा रहा हूं मैं, एक एक लाइन की है ये, एक एक लाइन की है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं ग्रोथ हार्मोन, अच्छा ग्रोथ हार्मोन थोड़ा समझने का है, वैसे अभी मेरे से पहले ब्रेक तुम्हें मिल गया था, अरे मिल गया था, अच्छा ग्रोथ हार्मोन को और क्या बोल सकते हो, सोमैटोट्रोफिक हार्मोन बोल सकते हो ना, अगर तुमसे ये समझने का है बेटा,
समझने का है, इसको हल्के मत ले जाना, एक क्वेश्चन यहां से बनता है। अगर सोमैटोट्रोफिक हार्मोन की बात करता हूं तो इसके हाइपो और हाइपर की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। और करता क्या है, इधर फंक्शन, इधर मैं डिसऑर्डर लिख देता हूं, एक स्लाइड में दोनों चीजें आ जाती है ट्रिक से, ठीक है। फंक्शन क्या है भाई, क्या करता है ये, जरा बताओ। आपके अंदर ग्रोथ हार्मोन का कोई फंक्शन है क्या? आपकी अब ग्रोथ नहीं बढ़ रही है, तो क्या ग्रोथ हार्मोन कोई काम कर रहे हैं? यस, ग्रोथ हार्मोन आपके टिश्यू की, आपके सेल्स की हीलिंग कर रहे हैं, इंटरनल ग्रोथ को कंट्रोल कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? ऐसा नहीं है कि आपकी हाइट बढ़ गई है, बिल्कुल ऊंट जैसे हो चुकी है, आपको जरूरत नहीं है भाई, ठीक है। हाइट बढ़ाना तो एक ठीक है फंक्शन है इनका, पर बॉडी के टिश्यू की रिपेयर करना, मेंटेन करना, हीलिंग करना, समझ रहे हो, टिश्यू डैमेज हो रहे हैं उनको फिर से, समझ रहे हो, हील करना, मेंटेन, सब ये तो काम है इसका। यानी बोन, कार्टिलेज, बॉडी टिश्यू, ठीक है, की ग्रोथ को मेंटेन करते हैं। मेंटेन ग्रोथ ऑफ बोन, cartilage and body tissue by stimulation of, by secretion of growth stimulating factor, growth अच्छा, इसके अलावा ये आपको पता है ग्रोथ करानी है तो बॉडी का बीएमआर भी बढ़ जाता है। जिन लोगों के अंदर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा होते हैं उनका बीएमआर बढ़ा हुआ होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। यानी कहीं ना कहीं भाई ग्रोथ हो रही है तो उसको एनर्जी भी तो चाहिए, एनर्जी चाहिए तो लिपिड को ब्रेक करना पड़ेगा, समझ रहे हो, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करना पड़ेगा, जरूरत पड़ने में प्रोटीन को भी ब्रेक करना पड़ेगा। यानी फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करते हैं, ठीक है, कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। एक टर्म आता है डायबिटोजेनिक इफेक्ट। क्या होता है डायबिटोजेनिक इफेक्ट? ड्यू टू हाइपर सीक्रेशन ऑफ, अगर ग्रोथ हार्मोन किसी के अंदर बहुत ज्यादा सीक्रेट हो जाए, बच्चों के अंदर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा ही होते हैं, हाइपर सीक्रेशन होता है बच्चों में तो, ठीक है, ग्रोथ फेज में हाइपर सीक्रेशन होता है, उसकी वजह से फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा ना, बढ़ेगा। तुमका ब्लड ग्लूकोज चेक करना, बहुत बढ़ा हुआ होगा तो ऐसा लगेगा डायबिटीज हो गई इन बच्चों को, पर वो डायबिटीज नहीं होती है। डायबिटीज जैसा इफेक्ट, डायबिटोजेनिक इफेक्ट का मतलब है डायबिटीज जैसा इफेक्ट ड्यू टू हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा अगर ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन बढ़ गया। ये क्वेश्चन एक बहुत बढ़िया नीट का बनता है कि किस किस हार्मोन का हाइपर सीक्रेशन डायबिटोजेनिक इफेक्ट को दिखाता है। ग्रोथ हार्मोन का हार्मोन दिखाएगा, ठीक है, अभी थायरॉक्सिन पढ़ाऊंगा, थायराइड ग्लैंड से निकलता है, इसका सीक्रेशन बढ़ गया तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा, क्योंकि बीएमआर बढ़ा देता है। ग्लूकागॉन भी ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाने का काम करता है, जो इंसुलिन से निकल, उसके पैनक्रियास से निकलता है। अगर उसका लेवल बढ़ गया तो भी डायबिटोजेनिक इफेक्ट हो जाएगा। आप समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो?
ऐसी एड्रिनल ग्लैंड पढ़ाऊंगा, एड्रिनल ग्लैंड के अंदर में, ठीक है, कॉर्टिसोल पढ़ाऊंगा। कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन है, समझ, एंटी स्ट्रेस हार्मोन है। एंटी स्ट्रेस का मतलब है उस समय ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है, समझ में आया। तो अगर उसका भी सिक्रेशन हाइपर हो गया तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, आवाज ही निकल रही है अब तो, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, समझ में आया। जब नींद आती है आवाज चली जाती है सारी की सारी, सिर्फ तुम माउथ चलाते हो, समझ रहे हो ना, ठीक है ना, तुम तो ठीक हो। क्या नहीं बढ़ता है? यस, टेंशन जला देती है बॉडी को, खत्म कर देती है, बीमारियों का घर बना देती है शरीर को। किडनी खराब, लिवर खराब, लिवर पहले खराब पड़ता है, पैनक्रियास खराब, मतलब आपको समय से पहले एजिंग कर देगा टेंशन। कुछ भी हो जाए टेंशन मत लो, समझ रहे हो ना। एक काम छूटेगा दूसरा काम कर लोगे, ठीक है। अभी अभी मैं 2-3 दिन पहले का ही केस बता रहा हूँ। एक बच्चा था, ठीक है, पर उसको तुम कहीं मोटिवेट मत हो जाना, अभी समय नहीं है वो मोटिवेशन का, वो मोटिवेशन पेपर के बाद होता है। मतलब ये था, देखो मैं ये देखता हूँ कि अगर बच्चे का दम है तो मैं उसको गाइड करता हूँ कि तुम यार हैवी कंपटीशन की तैयारी करो। तुम्हारे पास अगर दम नहीं है तो तुम दूसरा कोई कंपटीशन कर लो। तो मैंने उसको मतलब सजेशन दिया कि एक काम करो, छोड़ो, तुम्हें किस में इंटरेस्ट है, तो उसने कंप्यूटर गैजेट में इंटरेस्ट है, बीबीबीसी कर लो, ठीक है, बीबीबीसी जानते हो। तो उसने उस समय लेट हो गया था, 2 साल तैयारी की थी, पर मतलब कोई प्रेशर से ही बच्चे पढ़ते हैं, तो प्रेशर से नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है। तो मैंने उसको जब आपस में काउंसलिंग की, समझ में आ गया उसको मुझे, तो मैंने उसको कहा, समझाया कि इसको बीए करा दो। एक नहीं, बीबीए बीसी होता है, एक डिग्री होती है प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, उसने किया है, क्योंकि उस समय एडमिशन ही नहीं हो पाया किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, एंट्रेंस होते हैं, ठीक है। तो उसने किया, पर उसका इंटरेस्ट इतना ज्यादा था, इतना ज्यादा था कि उस यूनिवर्सिटी में एक प्रोजेक्ट हुआ, मतलब एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो लेटेस्ट आई है एआई, तो उसमें एक प्रोजेक्ट बनाना था, और कोई ब्लॉकिंग सिस्टम करके कुछ, मतलब एक नई एक कोडिंग सिस्टम है जो क्रिप्टो करेंसी के लिए यूज करते हैं, ब्लॉकचेन, बिल्कुल सही, ये बच्चे तो जानते हैं ब्लॉकचेन सिस्टम। तो उसी पर उन लोगों को एक प्रोजेक्ट बनाना था जिसके अंदर पार्टिसिपेट किया था, मतलब आईटीएंस ने भी, उन लोगों ने भी, उसने अभी नया बच्चा बता रहा हूँ, अभी पिछली साल उसने तैयारी की थी, पर समझ रहे हो ना, अभी पहली साल है उसकी वहां पर। तो उसने बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट डिजाइन किया, 2 दोस्तों ने मिलकर के, तो उसको पूरी यूनिवर्सिटी में मतलब अच्छा सा रिवार्ड दिया है उसको, एक पैसे भी दिए हैं, उसको अगले हाई प्रोजेक्ट पर भेज रहे हैं उसको। अब वो इंडिया लेवल पे, तो उसने कहा कि आज से पहले इतने बड़े लोगों में हम लोगों का तो कोई नाम ही नहीं था, इतने सारे बच्चों के अंदर। आज की डेट में मैं जिस डिपार्टमेंट में जाता हूँ, उस डिपार्टमेंट के बड़े बड़े प्रोफेसर पूछते हैं, सर जो बेटा तुझे चाहिए तू मुझे बता, तुझे क्या चाहिए, तुझे क्या हेल्प चाहिए, समझ रहे हो। तो मेरी आइडेंटिटी छोटे से एग्जाम को क्वालिफाई करने से बन गई, छोटे से स्टेप को। अब इस स्टेप को क्वालिफाई करने से क्या हुआ, मुझे हेल्प मिलना चालू हो गई बड़े स्टेप के लिए। तो मुझे अब वहां पर क्या प्रमोट कर रहे हैं, नेशनल लेवल के लिए। अगर मैंने वो क्वालिफाई कर लिया तो शायद मुझे और बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके बड़े बड़े प्रोफेसर और बेटर चीजें बताएंगे। तो ये स्टेप होता है बढ़ने का, आप समझ रहे हो। जब आप छोटी छोटी जीतते हो तो आपको नई अप्रोच मिलती है बड़ी जीतने के लिए। तो मैं ये हमेशा तुमसे क्या कहता हूं, तुम बड़े एग्जाम को टारगेट ही मत करो, तुम छोटे एग्जाम को टारगेट। मुझे पता है वो बच्चा आज यहाँ नहीं, वो बहुत बड़ी लेवल पे पहुंचेगा, ठीक है। आप समझ रहे हो ना मेरी बात, वो एआई के अंदर बहुत अधिक अच्छे लेवल पे जा रहा है, और जब वो एमसीए या कुछ करेगा आगे जाके और बड़ी डिग्री लेगा तो नो डाउट यार टॉप लेवल पहुंचेगा। और किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से उसने निकाल दिया, टॉप यूनिवर्सिटी से, तो समझ गए ना मेरी बात। तो कोई चीज बेकार नहीं होती है, डिपेंड करता है कि आप कितनी, पर वो कर इसलिए पा रहा है, मैंने पूछा कर किस लिए पा रहे हो, और बच्चों में तुम डिफरेंट क्यों हो, ठीक है, तुम ऐसा क्यों कर पा रहे हो। सर आपने बहुत मेहनत करवा दी 2 साल में, इतनी मेहनत करवा दी है, इतनी मेहनत करवा दी, कमरे में बंद रह के पढ़ा हूं मैं, ठीक है, सिलेक्शन नहीं हो पाया पर मेहनत करना सीख गया हूं मैं, पढ़ना सीख गया हूं मैं, पढ़ते कैसे हैं ये सीख गया हूं कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है। हाँ एग्जाम नहीं निकाल पाया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कहीं ना कहीं मेरी कहीं वीकनेस थी, ठीक है, चीजें थी कुछ, पर मैं तो गैजेट का थोड़ा शौक था, ठीक है, तो इसलिए फिर मैंने उस चीज को यहाँ यूटिलाइज कर रहा हूँ, तो मैं मतलब दिन रात लग के पढ़ सकता हूँ, मेहनत कर सकता हूँ, इसलिए मैं निकाल पा रहा हूँ। तो इसलिए कहता हूँ अगर तुम ईमानदारी से कर रहे हो तो बेटा बेकार कुछ नहीं जाएगा, अगर ईमानदारी से पढ़ रहे हो तो तुम निकाल लोगे, कुछ ना कुछ तो कर लोगे, समझ रहे हो। तो एआई इनका कोई भाई लाखों करोड़ों के पैकेज होते हैं इन लोगों के भी, जो आगे आकर के, और इंडिया में दिखते कहाँ है, सब कहीं ना कहीं निकल ही जाते हैं बाहर। सॉफ्टवेयर कंपनियां जितनी भी हैं एमएनसीज, ठीक है, कहीं ना कहीं अच्छा ले लेती हैं। तो बुरा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, बेकार कोई नहीं बैठेगा, अगर आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो तो कुछ ना कुछ कर जाओगे, ये गारंटी है, समझ रहे हो। इसलिए मैं कहता हूँ थोड़ा सीरियस रह करके क्लास में, फिर मस्ती के टाइम मस्ती करो ना, अब करो मस्ती जाके कितनी करनी है बाहर। यहाँ था कोई डाउट? अच्छा ये थोड़ा सा ये रह गया, करा दूं ये,
बस खत्म करता हूं उसको, उसके बाद फिर तुम बाहर निकल जाओ, कर लो मस्ती। एक तो समझ में ये आ गया, एक ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सीक्रेशन भी खतरनाक है और हाइपो भी। तो हाइपर लिखने का मतलब है हाई, ज्यादा सीक्रेशन, हाइपर सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। और हाइपो, हाइपो माने कम, हाइपो सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। बस डिसऑर्डर के नाम लिखने, हाइपर, हाइपर माने ज्यादा, हाइपर सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। बस देखिए डिसऑर्डर क्या क्या होते हैं। मान लो किसी के अंदर हाइपो सीक्रेशन हो गया अर्ली एज में, अर्ली एज में हाइपो सीक्रेशन हो गया तो उसकी ग्रोथ हो पाएगी? कभी सर्कस के बोने देखे हैं? उसको मिडगिट बोलते हैं, मिडगिट, मिडगिट जो बोने होते हैं, ठीक है। तो इसे इसको इसको बोलते हैं पिट्यूटरी डॉफिज्म। जो डिसऑर्डर होगा क्या बोलेंगे इसको? पिट्यूटरी डॉफिज्म। इसको बोलते हैं मिडगिट, मिडगिट, ठीक है। ये ध्यान रखना है, मेंटली सेक्सुअली नॉर्मल होते हैं, नॉर्मल मेंटली एंड सेक्सुअली। ये मैं क्यों लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि आगे मैं एक डिसऑर्डर बताऊंगा थायराइड के अंदर, ठीक है। याद आया, क्रिटिनिज्म, क्रिटिनिज्म के अंदर भी बोने होते हैं, पर वो बोने मेंटली और सेक्सुअली एब नॉर्मल होते हैं, समझना मेरी बात। ना मेंटली नॉर्मल होते हैं ना सेक्सुअली नॉर्मल होते हैं, दोनों ही बोने हैं, पर वो थायरोक्सिन की कमी से हो रहा है, ये ग्रोथ हार्मोन की कमी से हो रहा है, ये नॉर्मल होते हैं, ठीक है। ये बेबी भी कंसीव कर लेते हैं, पर किसी किसी के केस में अगर फीमेल बहुत छोटी है तो डॉक्टर कहता है कि मतलब बेबी को होल्ड करने में आपको बहुत केयर करने पड़ेगी, क्योंकि साइज तो उसका उतना नहीं होगा, यूट्रस का साइज जो होगा, तो बहुत केयरिंग केस में होता है, थोड़ा केयर करने पड़ती है, बाद बाकी नॉर्मल एकदम, ठीक है। मेल फीमेल दोनों ही नॉर्मल है भाई, मैंने कहा बताया अब नॉर्मल है, दोनों ही नॉर्मल है। साइज समझ लो, हाइट ना होने की वजह से होल्डिंग में कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है, तो एक्स्ट्रा केयर करने पड़ती है, ये बोला है मैंने आपको, ठीक है। बोथ आर नॉर्मल मेंटली, जबकि बहुत तेज होते हैं, बुद्धि के आम इंसान से ज्यादा तेज होते हैं ये, ठीक है। ये नेचर का गिफ्ट है, ठीक है। नेचर ने अगर कुछ लिया है तो उसके बदले में कुछ दिया भी है, ठीक है। अरे एक हाइपर रह गया, हाइपर में तो तुम जानते हो, एक तो गाइगेंटिज्म या जेंट साइज, खली लाइक स्ट्रक्चर, और एक एक्रोमेगेली। दो नाम लिखो। अगर बच्चों के अंदर इसका हाइपर सीक्रेशन हो जाए तो क्या हो जाएगा? एडल्ट में हो जाए तो एक्रो मेगेली। गाइगेंटिज्म समझते हो, खली लाइक स्ट्रक्चर। जैसे बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो जाए तो उनकी हाइट कंट्रोल नहीं होगी, 6 फीट 7 फीट तक पहुंच जाएगी, उसको भी क्रॉस कर जाएगी, समझ रहे हो? जेंट हो जाएंगे, जेंट समझ में आ गया, बड़े साइज के। और एक्रो, एक्रो मतलब बाहर निकल जाना, एक्रोमेगेली लोअर जो का बाहर निकल जाना। हाँ ये थोड़ा मूवेबल होता है, ये थोड़ा बाहर निकल आता है इसके केस में, ठीक है। समझ रहे हो ना मेरे, उसका बाहर कहाँ है ज्यादा, ठीक है। अब रामा सेवा तो छोड़ो, मतलब समझ में आ गया। कभी कभी अगर गोइंग फेज में एक हाथ भी ऐसा बड़ा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, एक हाथ ज्यादा बड़ा हो जाए एक छोटा रह जाए, समझ रहे हो? अक्सर का जो प्रैक्टिकली केस देखने को मिलते हैं, नोज की जो बोन होती है ना ये बढ़ जाती है, टेल बोन बढ़ जाती है, समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ तो ये चीजें हो जाती हैं, इट इज डेंजरस। इसलिए मैं बता रहा हूं कई बच्चों की